चलिए, हम मेनका गांधी केस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने मेनका गांधी केस के लास्ट लेक्चर में इश्यूज़ एंड कंटेंशंस पर बात की। कंटेंशंस यानी कि जो अपने पॉइंट्स रखे पिटिशनर ने, मतलब मेनका गांधी की तरफ से जो जो पॉइंट रखे गए, हमने उन्हें डिटेल में समझा। हम मेनका गांधी केस को नेचुरल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के गोल्डन ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं। और इसमें हम आज की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि अब जो कंटेंशंस रिस्पोंडेंट की तरफ से दी गई, और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1978 का, तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट कौन है? नेचुरली यूनियन ऑफ इंडिया है, और उनकी तरफ से केस रखा जाएगा अटॉर्नी जनरल के द्वारा। वो क्या क्या तर्क देते हैं, हम वही ट्रेंड फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके साथ मैं वो आर्टिकल शेयर करने ही वाला हूँ। तो मैं पिछले लेक्चर के समान ही पढ़ूँगा और फिर उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं एक एक कर कंटेंशंस पढ़ते जाऊँगा और उन्हें एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो कंटेंशन नंबर 1 जो यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, अटॉर्नी जनरल ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा, द पॉइंट नंबर 1, द कंटेंशन 1, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया argued that the right to travel abroad was never covered under any clauses of Article 19(1), and hence Article 19 is independent of proving the reasonableness of the actions taken by the central government। वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब मेनका गांधी का पासपोर्ट इम्पाउंड किया वाया द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इस एक्शन के लिए कोई रीज़नेबलनेस देने के लिए बाउंड नहीं है। इसलिए बाउंड नहीं है क्योंकि आर्टिकल 19 जिसमें कि फ्रीडम की बात होती है, फ्रीडम ऑफ लोकोमोशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि वो फ्रीडम राइट टू ट्रैवल अब्रॉड की फ्रीडम भी है। वो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड की फ्रीडम की बात आर्टिकल 19 में कहीं नहीं है। तो जब आर्टिकल 19 में इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, तो ऐसे में किसी भी तरह से कोई आर्टिकल वायलेट नहीं किया है सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त करके। तो फिर जब कोई वायलेशन हुआ ही नहीं है किसी आर्टिकल का, तो अपने एक्शन के पीछे कोई रीज़नेबिलिटी देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। देयर इज़ नो ग्राउंड ऑफ रीजनेबिलिटी, ऐसा रिस्पोंडेंट ने कहा। सेकेंड, द पासपोर्ट्स एक्ट was not enacted to adversely affect the fundamental rights in any manner. Also, the government should not be compelled to state its grounds for seizing or impounding someone's passport for the public good and national safety. Therefore, the law should not be struck down, and even if it therefore the law should not be struck down even if it overflowed Article 19। रिस्पोंडेंट ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट एक्ट किसी भी रूप में फंडामेंटल राइट्स को एडवर्सली अफेक्ट करने के लिए लाया ही नहीं गया है। ये फर्स्ट पॉइंट उनका। सेकंड पॉइंट उनका कि किसी भी रूप में स्टेट को कंपेल नहीं किया जा सकता है, राज्य को कंपेल नहीं किया जा सकता है, भारतीय राज्य को, कि वो ग्राउंड्स बताएं कि उन्होंने किन ग्राउंड्स पर पासपोर्ट को इम्पाउंड किया है, जब स्टेट ये कह रहा है कि उन्होंने ये काम, ये कदम पब्लिक गुड एंड नेशनल सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में उठाया है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जनहित के लिए कदम उठा लिया है राज्य ने, तो राज्य को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो कारण बताएं, क्योंकि अगर राज्य कारण बताएगा तो इससे नेशनल सेफ्टी हार्म हो सकती है। देयर आर मैनी थिंग्स जो स्टेट को प्राइवेट रखनी होती हैं, सीक्रेट रखनी होती हैं, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक नहीं किया जा सकता, जनता के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाए तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा को आघात पहुंचा सकता है। ऐसे में
कहीं पर भी ऐसी कोई ग्राउंड नहीं है कि भारतीय राज्य को कंपेल किया जाए कि वो ये कारण बताए कि उसने पासपोर्ट क्यों इम्पाउंड किया, क्योंकि राज्य ने पहले ही बता दिया है कि पब्लिक इंटरेस्ट में बताया नहीं जा सकता है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, हम नहीं बता सकते। तो ऐसे में अगर पहले तो ये सिद्ध है कि पासपोर्ट एक्ट किसी हाल फंडामेंटल राइट्स को एडवर्सली अफेक्ट करने के लिए नहीं लाया गया है, दूसरा किसी हाल राज्य को प्रतिबद्ध नहीं किया जा सकता कि वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने पासपोर्ट इम्पाउंड किया जब मसला जनहित का और राष्ट्रीय सुरक्षा का हो। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए अगर मान लीजिए ऐसा हो भी जा रहा है कि पासपोर्ट एक्ट के कोई प्रोविज़न ओवरफ्लो कर रहे हैं आर्टिकल 19 को, तो भी इस एक्ट को स्ट्रक डाउन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण ही ये हो रहा होगा अगर हो रहा है तो। क्योंकि एक्ट में निहित सभी बिंदु ये बताते हैं, सभी पॉइंट ये बताते हैं कि इस एक्ट को लाने का उद्देश्य किसी भी रूप में फंडामेंटल राइट को एडवर्सली अफेक्ट करना नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर एक्ट का कोई कदम ओवरफ्लो कर भी रहा है आर्टिकल 19 को, तो भी एक्ट को स्ट्रक डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा वहाँ सर्वोपरि है और आर्टिकल 19 राष्ट्रीय सुरक्षा के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 19 को सीमित करने की बात करता है। ओके, ये कहानी क्लियर। तीसरा कंटेंशन, फर्दर द पिटिशनर वाज रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर अ कमेटी फॉर एन इंक्वायरी एंड हैंस हर पासपोर्ट वाज इम्पाउंडेड। तो फिर उन्होंने एक ये चीज़ बताई कि भारत में इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और ऐसे में ये ज़रूरी था कि पिटिशनर उस इंक्वायरी कमेटी के सामने प्रस्तुत हो। उस समय मेनका गांधी पर एक इंक्वायरी चल रही थी, एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी और फिर इन्होंने जब अपनी कंटेंशंस रखी, जब मामला कोर्ट में पहुंचा, तो वहाँ पर एक तर्क फिर ये दिया, ये तर्क बड़ा फेमस हुआ था बाद में, कि क्योंकि इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी इसलिए ये इंश्योर कराना था कि ये उस कमेटी के सामने उस इंक्वायरी में प्रस्तुत रहें, इसलिए इनको अब्रॉड ट्रैवल करने का अधिकार ना देते हुए इन्हें डिटेन किया गया, ताकि ये उस कमेटी के सामने प्रस्तुत रहने से एस्केप ना हो जाएं, क्योंकि इनके खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग है और ये इन्हें भी पता है। ऐसे में इनके विदेश जाने के यहाँ पर अधिकार जो है तो सीमित हो गए, इन्हें उस कमेटी के सामने प्रस्तुत रहना है। अगर ये एब्सकॉन्ड हो जाएं या चली जाएं तो इसका जिम्मेदार कौन है? तब भी बात राज्य पर ही आएगी कि राज्य ने उचित कदम क्यों नहीं उठाए। राज्य को यदि ये दिख रहा था कि वो जा सकती हैं यहाँ से और इंक्वायरी कमेटी के सामने प्रस्तुत नहीं रहेंगी, तो फिर राज्य ने क्यों नहीं कोई ऐसे प्रबंध किए कि उनके जा पाने को आसान ना किया जाए, उनका पासपोर्ट ले लिया जाए और वो बाउंड हो जाएं कि फिर वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। तो हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इंक्वायरी कमेटी के सामने ये प्रस्तुत रहें, हमने ये कदम उठाया, इनका पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया। रिस्पोंडेंट के द्वारा अगला कंटेंशन था, रीइटरेटिंग द प्रिंसिपल लेड डाउन इन A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, द रिस्पोंडेंट, दैट इज द स्टेट, द अटॉर्नी जनरल, द रिस्पोंडेंट contended that the word law under Article 21 cannot be comprehended in light of fundamental rules of natural justice। वो ये कहते हैं कि A.K. गोपालन, हम आगे जाकर के A.K. गोपालन केस को कैसे मेनका गांधी केस ने पलट दिया, उसके चक्कर में A.K. गोपालन केस में क्या फैसला आया था वो पढ़ेंगे, पर मैं अभी बता दे रहा हूँ। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में ये फैसला आया था कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का ये जो अधिकार है इसे लिया जा सकता है बाय द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पर सिर्फ इतनी ही कंडीशन है कि लॉ के द्वारा बस एक प्रोसीजर होना चाहिए, अगर प्रोसीजर है तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी लिया जा सकता है। कहीं पर भी उस लॉ को नेचुरल जस्टिस की ग्राउंड पर खरे उतरने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी बाउंडेशन है कि देयर शुड बी सम लॉ जो ये प्रोसीजर दे, जिस प्रोसीजर से राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार लिया जा सकता है किसी से। बट लॉ को किसी भी तरह से नेचुरल जस्टिस की ग्राउंड पर क्वालिफाई होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा A.K. गोपालन केस में फैसला आया था 1950 में।
और उसी फैसले में ये भी कहा गया था कि जो भी कोई लॉ अपने प्रोसीजर के वाया राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 और पर्सनल लिबर्टी को ले रहा है, नेसेसरीली नहीं है कि उसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की शर्तों पर भी खरे उतरना है, क्योंकि आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 इन नेक्सस वर्क नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल जैसा कुछ नहीं है। जिस किसी आर्टिकल के अधिकारों को लिया जा रहा है, बस उसी आर्टिकल में दी शर्तों को संतुष्ट करना है, दैट्स ऑल। तीनों को संतुष्ट करके चलना है ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा AK गोपालन केस में फैसला आया था। यही रिस्पोंडेंट ने कोट किया कि आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है 1950 का, AK गोपालन केस का आपका ही फैसला है कि जो लॉ है बस उसने जो प्रोसीजर दिया है उसके बेस पर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी लिया जा सकता है। लॉ को नेचुरल जस्टिस की ग्राउंड पर खड़े उतरना नहीं है। तो हमने वही किया है। पासपोर्ट एक्ट के एक लॉ है और उसके तहत जो भी कोई प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की पालना करके इनका पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया है। ऐसे में पासपोर्ट एक्ट को और उसके प्रोसीजर को नेचुरल जस्टिस की ग्राउंड पर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की ग्राउंड पर खड़े उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना संविधान के वाया है, ना आपके फैसले के वाया है, दोनों ही की वाया नहीं है। तो हमने किसी चीज़ को वायलेट नहीं किया, ऐसा रिस्पोंडेंट कह रहे हैं। नेक्स्ट, कंटेंशन नंबर 5, फर्दर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर वेग एंड एम्बिगस। ये बहुत ही वेग हैं, बहुत ही एम्बिगस हैं, इसमें अनिश्चितताएं हैं, इसमें क्लैरिटी नहीं है। Therefore, the Constitution should not refer to such vague and ambiguous provisions as a part of it. रिस्पोंडेंट ने कहा कि जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, इट इज़ वेग, इट इज़ एम्बिगस, क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी वेग, ऐसी एम्बिगस चीज़ों को रेफ़र नहीं कर सकता। इसलिए इसके प्रावधान भी कहीं लिखे नहीं हैं, इसकी बात कहीं मेंशन नहीं है, और हमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ एक फैक्ट होता है, लीगल सिस्टम एक फैक्ट के तौर पर काम करता है। हम इतने वेग और एम्बिगस होकर के नहीं चल सकते कि किसी भी मैनर में इंटरप्रिटेशंस फ्लो कर जाएं। इस तरह से एक फैक्चुअल लीगल सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा, एक स्टेबिलिटी, एक सर्टेनिटी नहीं रह पाएगी। तो हमें इसको रेफ़र नहीं करना है। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हमें बॉडी ऑफ लॉ के वाया चलना चाहिए जो हमने फॉलो किया। ओके। कंटेंशन नंबर 6, आर्टिकल 21 इज़ वेरी वाइड, ये रिस्पोंडेंट कह रहा है, यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 इज़ वेरी वाइड एंड इट ऑल्सो कंटेन्स इन itself the provisions of Article 14 and 19. However, any law can only be termed unconstitutional under Article 21 when it directly infringes on Article 14 and 19. Hence, passport law is not unconstitutional. वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 इज़ वेरी वाइड। सपोज कीजिए इट इज़ वेरी वाइड, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, एंड इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स इन इटसेल्फ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। ये हमने पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया कि किस मैनर में। However, any law can only be termed unconstitutional under Article 21 when it directly infringes on Article 14, Articles 14 and Article 19, and hence passport law is not unconstitutional. मतलब अगर हमने आर्टिकल 21 के तहत किसी भी चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है, किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन करना है, तो उसकी शर्त ये है कि आर्टिकल 21 तो फिर बहुत ब्रॉड है, आर्टिकल 14, 19 के विचारों को, शर्तों को साथ लेकर के चल रहा है, तो कोई भी लॉ टिक नहीं पाएगा। फिर अगर इस तरह से इसके इस ब्रॉड एलिमेंट को कंसिडर करके चला जाएगा तो कोई भी लॉ नहीं टिक पाएगा। अगर लॉज की सत्य को स्थापित करना है कि वो संवैधानिक रूप में काम कर रहा है, तो उसका एक ही तरीका है कि अगर वो सीधे सीधे आर्टिकल 14 या सीधे सीधे आर्टिकल 19 की उल्लंघना करता है तो ही हम उसे स्ट्राइक डाउन करें, अदरवाइज़ हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना करें। सीधे सीधे यहाँ पर आर्टिकल 19 की उल्लंघना कहीं भी नहीं हुई है, सीधे सीधे नहीं हुई है, क्योंकि आर्टिकल 19 में दिए किसी क्लॉज को हमने वायलेट नहीं किया। आर्टिकल 19 में कहीं नहीं लिखा था कि इन्हें अब्रॉड जाने के अधिकार है, नहीं लिखा था, तो इसलिए हमने आर्टिकल 19 को कहीं वायलेट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं हमने क्रिएट की। लेकिन अगर इस तरह से हम चलेंगे तो देन आर्टिकल 21 इज़ वाइड कवरिंग द आर्टिकल 14, 19।
तो नो लॉ विल सर्वाइव इन फ्रंट ऑफ दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्रेंसेस क्रिएट होंगी और वो फिर जा कर के इन्फ्रेंसेस आर्टिकल 14, 19 में टिक जाएंगी और ऐसे में वो वायलेट होता दिखेगा। इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम उन्हें बहुत स्पेसिफिक लेकर के चलें। जब तक डायरेक्टली आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 इन्फ्रिंज नहीं होता तब तक हम ना कंसिडर करें कि कोई इन्फ्रिंजमेंट हुई है, या आर्टिकल 21 सीधा इन्फ्रिंज होना चाहिए। मतलब सीधे कहानी ये है कि कंटेंशन ये है रिस्पोंडेंट की कि तीनों सीधे इन्फ्रिंज होने चाहिए, इन्फ्रेंसेस के वाया इन्फ्रिंज नहीं होने चाहिए, सीधे सीधे इन्फ्रिंज होने चाहिए। कॉन्कॉमिटेंट या पेरिफेरल सिस्टम के वाया इसे ट्रीट ना किया जाए कि आर्टिकल 21 में ये लिखा है तो इट इज़ कॉन्कॉमिटेंट कि आर्टिकल 19 में ये होना ही चाहिए, तभी आर्टिकल 21 का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 में लिखा है पर्सनल लिबर्टी, तो इसके वाया फिर आर्टिकल 19 एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है। और फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये भी है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भारत में भी और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भारत के बाहर भी। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से इन्फ्रेंसेस डेवलप की जाएंगी, इस तरह से अगर इंटरप्रिटेशंस होंगी तो इट इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड, ये वेग हो सकता है, एम्बिग्यूटी की तरफ जा सकता है। इसके उलट बिल्कुल फॉर्मेट ये फॉलो किया जाए कि आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी की बात की है, उसके तहत पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 19 की फ्रीडम से एसोसिएट होती है। आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स मेंशन है सीधे सीधे अगर वो इन्फ्रिंज हो रही हैं तो स्ट्राइक डाउन किया जाए, नहीं हो रही है तो ना किया जाए। तो हेंस पासपोर्ट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वो वायलेट नहीं कर रहा किसी चीज़ को भी। विदेश जाने के अधिकार को लेकर के उसने कहीं कुछ वायलेट नहीं किया, कहीं हमें बाउंड नहीं किया जा सकता कि हमें नेचुरल जस्टिस फॉलो करना था, कहीं मेंशन नहीं है। कहीं हमें नहीं ज़रूरत थी कि हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है, ना तो कहीं कानून में मेंशन है, ना आर्टिकल 21 में मेंशन है, वो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ की बात करता है। AK गोपालन के केस में भी यही बात आई है। तो हमने बिल्कुल डायरेक्ट और लिटरल सेंस में आर्टिकल्स भी फॉलो किए हैं, जजमेंट्स भी फॉलो किए हैं, और जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हमने वो फॉलो किया है। और हमें लगता है कि उसी महीने में फैसला भी आना चाहिए, हमें संविधान के मुताबिक इस तरह से चलना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कंटेंशन नंबर 7, आर्टिकल 21 इन इट्स लैंग्वेज कंटेन्स procedure established by law and such procedure need not pass the test of reasonability। सेम वही बात कंटेंशन के तहत अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि आर्टिकल 21 में एक्सप्रेसिवली ये लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिटली ये बात मेंशन है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ऐसे में हम पर कहीं ये बाउंडेशन नहीं है कि प्रोसीजर को रीजनेबिलिटी का टेस्ट पास करना है। प्रोसीजर को सिर्फ ये टेस्ट पास करना है कि वो लॉ के द्वारा दिया गया है कि नहीं, और यहाँ पे प्रोसीजर लॉ द्वारा दिया गया है, पासपोर्ट एक्ट 1967। इसके लिए उसे कोई रीजनेबिलिटी का टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 में क्लियरली ये लिखा है, इट इज़ नॉट इम्प्लिसिट, इट इज़ एक्सप्लिसिट, इट इज़ मैंशनड देयर। ओके, कंटेंशन नंबर 8, द रिस्पोंडेंट ऑल्सो स्टेटेड दैट द petitioner's passport was impounded for national security concerns and established that it is the government's duty to protect its interest. They argued that such restrictions on international travel are important to prevent subsequent threats and preserve public order. वो ये कह रहे हैं कि जो पिटिशनर है उनका पासपोर्ट इसलिए इम्पाउंड किया गया क्योंकि ये कोट किया गया है राज्य के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट क्रिएट हो सकता है। ऐसे में ये गवर्नमेंट का राइट बनता है कि गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। मतलब ये गवर्नमेंट का राइट बनता है कि गवर्नमेंट इंडियन स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, और इंडियन स्टेट का इंटरेस्ट है कि नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए, उसको कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसे में पिटिशनर अगर मूव करता है, विदेश जाता है, वहाँ पर उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करता है या किसी भी गतिविधियों में, इससे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी वल्नरेबल हो सकती है, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है। नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, वो वल्नरेबल होगी, और ऐसे में गवर्नमेंट का ये फुल राइट बनता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करे, और उस इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अगर उसे लगता है कि उसे किसी का पासपोर्ट इम्पाउंड करना है तो वो कर सकता है। इसके लिए उसे नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक नेशनल सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में किसी को कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है।
ये राज्य का अधिकार है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा करे, और उन हितों की रक्षा, उन इंटरेस्ट की सिक्योरिटी के लिए अगर इम्पाउंड किया गया उनका पासपोर्ट तो कुछ गलत नहीं किया गया है, ये राइट दिया हुआ है स्टेट को ऑलरेडी। मैं दोबारा इस कंटेंशन को अब रीड करता हूँ कि द रिस्पोंडेंट ऑल्सो स्टेटेड दैट द पिटिशनर्स पासपोर्ट वॉज इम्पाउंडेड फॉर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड एस्टेब्लिश्ड दैट it is the government's duty to protect its interest. They argued that such restrictions on international travel are important to prevent subsequent threats and preserve public order. कि इस तरह की विदेशी यात्राओं पर रोक लगाने का एक अधिकार सरकार को, राज्य को होना चाहिए, ताकि उन यात्राओं के फलस्वरूप जो आगे खतरे पैदा होने वाले हैं उन्हें रोका जा सके। हो सकता है, अब पंखा बंद करो, हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर जा कर के, मैं मेनका गांधी केस की अब बात नहीं कर रहा हूँ, इसको अलग करके देखते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर जा कर के अपने लिए समर्थन जुटाए, हथियार जुटाए, हथियारबंद लोगों को जुटाए, पैसा जुटाए अपना कैंपेन भारत में खड़ा करने के लिए, बाहर विदेश जा कर के उन मुल्कों के साथ साझेदारी बनाए जो मुल्क भारत के विरोध में काम कर रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं, कई मिलिशियास, कई मिलिटेंट्स, कई इंसर्जेंट्स ऐसा करते रहे हैं, और लगातार ऐसा होता भी रहा था कि भारत ने कई वर्षों तक कईयों को नज़रबंद किया था, ये मान करके कि ये भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला के साथ भी ये हुआ था जम्मू कश्मीर के मामले में। तो ये सब चीज़ें पहले भी होती रही हैं, और इसके लिए तर्क दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा, द नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सेफ्टी इज़ द पैरामाउंट थिंग। ऐसे में अगर किसी की विदेश यात्रा के फलस्वरूप भारत के लिए कोई खतरा पैदा होने वाला है, किसी भी रूप में हो सकता है, वो हथियारों को मोबिलाइज़ करना, पैसों को मोबिलाइज़ करना, लोगों को मोबिलाइज़ करना, या भारत के अगेंस्ट मुल्कों को पोलराइज़ कराना, जोड़ना, या कोई खेमा खड़ा करना, फ्रंट बनाना, अगर इस तरह की गतिविधियों से भारत को नुकसान होने वाला है तो ये भारत सरकार का पूरा अधिकार है कि वो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाए, तो वो कदम उठाए गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमने ये रीज़न दे दिया था कि पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सेफ्टी के लिए ऐसा किया गया है, ये मोर दैन इनफ था। इसके आगे हम और कोई डिटेल्स देते हैं, वो खतरा, वो देश के लिए नुकसानदायक होगा कि हम अपनी इंटेलिजेंस या अपने उठाए जाने वाले कदम या हम अपना आगे का जो भी हमारा प्रोसीजर रहने वाला है हम जग जाहिर क्यों करें, हम किसी को सतर्क क्यों करें, या हम क्यों इस तरह के कदम उठाएं, ऐसा रिस्पोंडेंट कह रहे हैं। यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया अगला कंटेंशन, यानी कि अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया गया कंटेंशन नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स while drafting this constitution debated at length on American due process of law and British procedure established by law। वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते समय बहुत लंबी चौड़ी बहस और विचार किया था इस बात पर, अमेरिकन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे और ब्रिटिशर्स प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे। इस पर अच्छी खासी डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही हो गई थी। The conspicuous absence of due process of law from the constitutional provision reflects the mind of the framers of this constitution. The mind and spirit of the framers must be protected and respected। वो कहते हैं कि specifically due process of law का expression, ये word absent होना कॉन्स्टिट्यूशन में, मेंशन ना होना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के माइंड को रिफ्लेक्ट करता है कि उनका मत क्या था, वो क्या चाहते थे। और ऐसे में हम यहाँ पर जब संविधान पर चर्चा कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के जो माइंड है, उनकी जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में, हमें उसे अक्षुण्ण रखना चाहिए। और वो यही थी कि उनके बीच बहुत गहन चर्चा हुई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेके, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को लेके। फिर भी एक्सप्रेशन में आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक्सप्लिसिटली आया, और ठेठ रूप में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एब्सेंट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं नहीं है। इसका मतलब संविधान को लेकर के जो उनकी विचारधारा थी, जो मत था, वो स्पष्ट है, हमें उससे विपरीत नहीं जाना चाहिए, हमें उसी के साथ अलाइन करना चाहिए। और ये AK गोपालन केस में आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही किया है, आपने पहले ही किया है, ये हमें उसी पर बने रहना है, ये उन्होंने कहा। इट वाज कंटेंशन नंबर 9 एंड द लास्ट कंटेंशन, कंटेंशन 10,
The respondent stressed that the act of impounding passports was done under executive discretion, as it was necessary in the moment where security concerns were highly escalating, leading to possible disruption to public order. Therefore, the execution decision was justified. अब ये भी है, आप पढ़ोगे तो आप सीखोगे, हमारे देश में ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि कई बार ऐसा होता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स इमीडिएटली इतना एस्केलेट कर जाते हैं, कई बार दंगे भड़क जाना, कई बार अचानक से युद्ध का माहौल बन जाना, कई बार आर्म्ड रिबिलियन जैसी कंडीशंस, इंसर्जेंसीज और मिलिटेंसी एकदम से एक्टिव हो जाना, ऐसी कई परिस्थितियां बन जाती हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की गतिविधियां ऐसे फटाफट करवट लेती हैं कि उस समय में जो मौके वारदात पर एग्जीक्यूटिव फंक्शनरीज़ हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, उन्हें अपने विवेक से फैसले लेने पड़ते हैं। ये आप ही बीइंग सोसाइटी ही आप इंडियन स्टेट को ये कहोगे, उनके अधिकारियों को ये कहोगे कि जब फैसला लेने का समय था, जब जवाबी कार्रवाई में गोली चलाने की ज़रूरत थी, तो तब आपने ये क्यों सोचा कि परमिशन लेके आएंगे? आपने अपने विवेक से काम क्यों नहीं लिया? आपको मौके वारदात पे जो करना चाहिए था आपने वो क्यों नहीं किया सुरक्षा के लिए? तो देखिए, आप बोलेंगे ना ये बात। तो ये हमारे कानूनों में ये प्रोविज़न रखा गया है, अलग अलग कोड जो बनाए गए हैं, अलग अलग सिस्टम ऑफ जुरिस्डिक्शन के, उनमें ये प्रोविज़न रखा गया है कि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशंस। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनको विवेक दिया गया है, विवेक की शक्ति दी गई है कि अगर आपको लगता है कि ऐसे हालात उमड़ रहे हैं कि ग्रेव सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, तो तब आप अपनी कैपेसिटी में अपनी एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके जो कदम आपको लगते हैं वाजिब उठा लीजिए। किसी हाल लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े, राष्ट्रीय सुरक्षा को आघात ना पहुंचे, दैट्स ऑल। तो वो ये कह रहे हैं कि ये कदम एग्जीक्यूटिव कदम था, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने ये कदम उठाया था, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने कदम उठाया था, उन्होंने पासपोर्ट इनका इंपाउंड किया है, तो इट वाज एग्जीक्यूटिव स्टेप अंडर द एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, क्योंकि हालात एस्केलेट हो सकते थे इस दिशा की ओर कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था। तो इसलिए अब क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है और जो कि समाज ने जिम्मेदारी दी हुई है राज्य को कि वो अपने अधिकारी को इतना का विवेक की शक्ति तो दे कि वो समाज ही की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम फौरी मौके पर उठा ले, तो इसलिए अब हम उनसे इसका रीजनेबिलिटी का ग्राउंड नहीं पूछ सकते। कई बारी तो इस चीज़ में समस्या आती है, इस कारण से कानून ही बना करके ख़ास तौर पर इस तरह की एक्सेप्शनल एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दी जाती हैं। जैसे इसमें से एक कानून है AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। वो तो विधिवत ही ऐसी शक्तियां देता है कि आप काफ़ी कुछ उस समय में कर सकते हैं, कानून नहीं आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ओके। लेकिन बात यह है कि पहले वहाँ पर वो कानून प्रभावी करना पड़ता है, उसके बाद ये शक्तियाँ मिलती हैं। और उसमें ये विचार रखे गए हैं कि फिर उस अधिकारी पर कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, तभी अधिकारी कार्रवाई करेगा ना। कानून बनाने का जो पर्पज़ है तभी रिजॉल्व होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। कानून अधिकारी से ही काम ले रहा है तो अधिकारी काम ही नहीं करेगा इस बात से कि मुझ पर कल को कार्रवाई होगी, तो फिर कानून का उद्देश्य क्या रहा। तो वो यही कह रहे हैं कि प्लीज़ माय लॉर्ड, इसे कंसिडर करिए इस सेंस में कि ये तो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन में उठाया गया कदम है, और ये हम मान के चल रहे हैं कि देश में ऐसे प्रोविजंस हैं कि जब अचानक से ऐसे हालात बन जाएं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो एग्जीक्यूटिव अपने विवेक अधीन ऐसे कार्य कर सकते हैं, और जिसके लिए हम उनसे फिर रीजनेबिलिटी नहीं पूछने जाएंगे, क्योंकि उस समय में राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्षुण्ण रखना ही रीजनेबिलिटी है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना अपने आप में कॉम्पिटेंट इनफ है एज ए रीजनेबल ग्राउंड। इसकी फर्दर और क्या रीजनेबिलिटी हो सकती है? उसने जो विवेक, अपने विवेक में जो कदम उठाया, उसके पीछे एक ही सुप्रीम रीज़न है, वो ये है कि इट वाज माय अटमोस्ट प्रायोरिटी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक सेफ्टी और द नेशनल सिक्योरिटी, दैट्स ऑल। इट वाज मोर देन इनफ एज अ रीज़न। फर्दर और इसकी कोई रीजनेबिलिटी नहीं है हमारे पास, होनी भी नहीं चाहिए, और आप मानते भी हैं। तो ये मोटा मोटी 10 कंटेंशंस जो हैं ये रिस्पोंडेंट ने रखी। अब आपने पिटिशनर की भी देखी, बड़ी कन्विंस उससे भी होते लिखे आप,
अच्छी खबर बनाने और खबर को सही ढंग से पढ़ाने का पर्पज़ ही ये होना चाहिए कि आप पटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों की बातों से लगभग लॉजिकली कन्विंस हों। अदरवाइज खबर बनाने वाले ने या खबर आपको पढ़ाने वाले ने पहले ही अपने दिमाग को बायस्ड रखा है, या पहले ही वो प्रिजुडिस्ड है किसी के प्रति कि या तो रिस्पोंडेंट सही है या मेनका गांधी सही है, पिटिशनर। लेकिन अगर आप इस डायलेमा में आ जाएं कि यार अब कौन सही है, इसका मतलब खबर भी सही बनी है, इसका मतलब प्रस्तुत भी सही ढंग से की गई है पूरी ईमानदारी से। अब फिर हम पहुंचेंगे मेरिट के ग्राउंड पर कंक्लूजन तक। तो यहां से अब मेरिट का खेल शुरू होगा। अब हम प्रेजुडिसेस के आधार पर कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे, किसी स्टीरियोटाइप को फॉलो नहीं करेंगे। अब हम मेरिटोरियस पाथ फॉलो करेंगे। और अब हम वो कैसे करेंगे? अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे, जजमेंट। अब जजमेंट वाला हिस्सा करेंगे अभी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट में नेचुरल जस्टिस तो खुद भी फॉलो करता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट भी अपने हर बात के पीछे के तर्क देगा, रीज़न देगा, और आप कन्विंस होंगे। हम ही अभी करेंगे आपको कन्विंस, टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, नाउ वी हैव टू मूव फर्दर विद दैट। वो भी पढ़ के, क्योंकि देखिए लंबी लंबी जजमेंट में लंबे लंबे मोटे मोटे पॉइंट है। देखिए ऐसे करवा रहा हूँ, कवर तो हो भी रहे थे, लिख लिख के लगे रहे थे, एक पॉइंट से एक बोर्ड भर जाएगा, है ना। कब तक, कहाँ तक चलेगी ज़िंदगी का ये सफ़र? ऐसे करा देंगे, आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसके की वर्ड, की पॉइंट तो मैं एम्फेसाइज कर ही रहा हूँ, निकाल ही रहा हूँ, आपको बात बता ही रहा हूँ। बात तो समझ आ ही रही है। चलो, कोर्ट का फैसला, द जजमेंट सेक्शन, द पॉइंट नंबर 1 ऑफ द जजमेंट। कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक हो, बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द पासपोर्ट्स एक्ट 1967 there was no law regulating the passport. Whenever any person wanted to leave his native place and settle abroad, also the executives were entirely discretionary while issuing the passports in an unguided and unchallenged manner. कोर्ट कहता है कि 1967 के पहले किसी तरह का कोई पासपोर्ट एक्ट जैसी चीज़ नहीं थी। किसी भी व्यक्ति को जब विदेश जाना होता था तो उसको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव डोमेन का विषय ही था, लेजिस्लेटिव डोमेन का विषय था ही नहीं। इट वाज, ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी आपके, अगर सत्ता की गलियारों में राजनीतिक लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं तो पासपोर्ट बन जाते होते थे, वरना तो आप भूल जाइए। ये बनवाना बहुत बड़ी चीज़ रही है हमारे देश में एक समय तक। आई बात समझ में? क्योंकि ये due to the lack of any rule, regulation, any act to govern the domain of the passport, ये हम 1967 तक तो ये एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन का ही हिस्सा रहा है। इट वाज कम्प्लीटली अधिकारी के अंदर रहा है। ये फोन आ गया ऊपर से तो बन गया, नहीं तो फिर छोड़ो, बैठे रहो। कहाँ जाके लगाओगे क्लेम कि भाई मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है? बन जाता था तो लोग मुंह ताकते थे, कहते पासपोर्ट बन गया तुम्हारा, अरे क्या बात है। तो उन जमानों में जब कोई चला जाता था विदेश, बड़ी बात होती थी कि अरे भाई पासपोर्ट बन गया, बाहर चले गए। ये लंबा चला है ट्रेंड, 1980, 90, सन 2000 तक भी लोगों के बने हैं। बड़ी बात होती थी कि भाई पासपोर्ट बना लिया उसने। क्यों? क्योंकि पिछली ही बातें चलती रही सोसाइटी के अंदर कि वो तो किसी किसी का ही बनता है। आई बात समझ? धीरे धीरे सरकारें और ज़्यादा लोकतांत्रिक हुई, गणतांत्रिक हुई, कोर्ट के और फैसले आए, तो फिर धीरे धीरे इसको नियम कानून के अधीन किया गया। तो लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि 1967 के पहले, बिफोर, एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन का ही मैटर हुआ करता था कि किसी को विदेश जाना है तो पासपोर्ट इशू करना है कि नहीं करना है। उनकी ही अपने विवेक पर खड़ा है, देना है देना है, नहीं देना नहीं देना, खत्म कहानी। इट वॉज नॉट रेगुलेटेड बाय एनीथिंग। 1967 में पासपोर्ट एक्ट आएगा, सिचुएशन बदलेगी। तो पासपोर्ट एक्ट का मेन खेल है पासपोर्ट को अंडर रेगुलेशन लेकर के आना, कि अब इसको एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन से निकाल करके लेजिस्लेटिव डोमेन में लाना, मतलब इसे अधिकारी के अधीन करके कानून के अधीन लाना। क्योंकि देश कानून से चलता है, अधिकारियों की इच्छाओं से नहीं चलता है। लेकिन पासपोर्ट का एक इलाका गणतंत्र होने के बावजूद भी 17 बरस तक अधिकारी के अधीन चला, कानून के अधीन नहीं। इसलिए इसे कानून के अधीन लाया गया। सभी कानून के अधीन है, अधिकारी भी कानून के अधीन है। मेनका गांधी इतना केस लड़ ही ना पा रही होती अगर 1967 के पहले का मसला होता, ये एक्ट ही ना आया होता। तो वो क्यों आया?
एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, कोर्ट मेंशन कर रहा है आगे। इन सतवंत सिंह साहनी, हमने पढ़ा है, बताया है आपको इसके बारे में, आर्टिकल 21 राइट टू बेल जब पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था, और मेनका गांधी केस में भी। इन सतवंत सिंह साहनी वर्सेस डी रामरत्नम 1967, द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट पर्सनल लिबर्टी इन इट्स एम्बिट also includes the right of locomotion and travel abroad। सतवंत सिंह साहनी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि पर्सनल लिबर्टी बोले तो आर्टिकल 21 राइट टू लोकोमोशन भी इंक्लूड करता है, यानी कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड की भी बात करता है। ये सतवंत सिंह साहनी केस में हुआ था। तो हमने लिखाए थे कि किस किस केस में क्या हुआ है, प्राइवेसी किस केस में मिली है, बेल की बात किस केस में है, तो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड ये सतवंत सिंह साहनी केस का मसला है। ये तब भी कोर्ट ही ने कहा था। Hence, no person can be deprived of such rights except through procedure established by law। कैसे कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन से पासपोर्ट एक्ट को जन्म देने के लिए मैंडेटरी ग्राउंड क्रिएट कर दी कि राइट टू लोकोमोशन, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एक तरह से पर्सनल लिबर्टी वाला इशू है, और पर्सनल लिबर्टी का मुद्दा आर्टिकल 21 का इशू है, और आर्टिकल 21 का अधिकार लेने का एक ही तरीका है जो आर्टिकल 121 में ही मेंशन है, वो है कि वो वाला प्रोसीजर जो लॉ द्वारा दिया गया हो। और ऐसे में अगर राइट टू लोकोमोशन और राइट टू ट्रैवल अब्रॉड आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है, तो इस पर, इस अधिकार को लेने या देने के लिए तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है जो पासपोर्ट सिस्टम को गवर्न करे। इसलिए इस सतवंत सिंह साहनी केस की जजमेंट के बाद फिर एक कानून लाना पड़ा जो पासपोर्ट को रेगुलेट करना शुरू हुआ। इसको कहते हैं द पासपोर्ट एक्ट। तो पासपोर्ट एक्ट का जन्म कैसे हुआ, समझ आ गया? कैसे कैसे चल रहा है मैथमेटिक्स की तरह सारा सिस्टम, है ना? सो ये सतवंत सिंह साहनी केस है 1967 का। इस केस में ही कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 21 में ही पर्सनल लिबर्टी के बतौर ही आता है राइट टू लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट, एंड ट्रैवल अब्रॉड। और ऐसे में ट्रैवल अब्रॉड के लिए चाहिए पासपोर्ट, और ऐसे में पासपोर्ट पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि ये अधिकार सिर्फ लिया जा सकता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा। तो ऐसे में इसे एग्जीक्यूटिव एक्शन से कैसे लिया जा सकता है? ऐसे तो किसी लॉ के द्वारा दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करके ही कोई एग्जीक्यूटिव ले सकता है, इसलिए पहले लॉ लेकर के आइए। ओके, आई होप देयर इज नो डाउट लेफ्ट। सिंस the state had not made any law regarding the regulation or prohibiting the right of a person in such a case, the confiscation of the petitioner's passport is in violation of Article 21, and its grounds being unchallenged and arbitrary, it is also in violation of Article 14। ओके, अब मैं आपको सारा एक बार कंटिन्यूटी में पढ़ करके बताता हूँ। ध्यान से सुनो कि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सतवंत सिंह साहनी का केस, मेनका गांधी केस में सतवंत सिंह साहनी के केस का जिक्र क्यों किया, चर्चा क्यों की, शुरुआत से समझते हैं। पूरा पॉइंट इकट्ठे में पढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 ऑफ द जजमेंट: बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967 देयर वाज नो लॉ रेगुलेटिंग द पासपोर्ट whenever any person wanted to leave his native place and settle abroad, full stop. Also, the executives were entirely discretionary while issuing the passports in an unguided and unchallenged manner। एग्जीक्यूटिव अनगाइडेड थे और अनचैलेंज रहते थे पासपोर्ट इशू करने के समय, ना तो आप उन्हें चैलेंज कर सकते थे, ना ही किसी रेगुलेशन के द्वारा गाइडेड थे। इन सतवंत सिंह साहनी वर्सेस डी रामरत्नम 1967, द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द पर्सनल लिबर्टी इन इट्स एम्बिट also includes the right of locomotion and travel abroad। Hence, no person can be deprived of such rights except through procedures established by law। Since the state had not made any law regarding the regulation or prohibiting the right of a person in such a case,
The confiscation of the petitioner's passport is in violation of Article 21 and its grounds being unchallenged and arbitrary. It is also in violation of Article 14. ये क्या कहा है अभी समझा देता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। तो कोर्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि आर्टिकल 21 की शर्तों को अगर ध्यान में रखा जाए तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत ही आर्टिकल 21 का अधिकार लिया जा सकता है, और पासपोर्ट एक्ट के तहत कहीं पर भी किसी भी मायने में ये प्रक्रियाएं मेंशन नहीं है कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके इस लॉ के तहत किसी का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ये पहली बात, तो क्योंकि ये प्रक्रिया मेंशन नहीं है, ये पहली बात। अच्छा, दूसरी, तो इस तरह से इसने वायलेट कर दिया किस चीज को? आर्टिकल 21 को। लेकिन जब तक ऐसी ही सिचुएशन बनी रहेगी, इस पासपोर्ट एक्ट के तहत लोगों के पासपोर्ट इंपाउंड होते रहेंगे और ये एक तरह से स्टेट के द्वारा अपनाया गया आर्बिट्रेरी कदम होगा जिसकी कोई रीजनेबिलिटी नहीं होगी, और जब तक कोई रीजनेबिलिटी नहीं होगी तब तक उसे चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इस तरह का अनचैलेंज्ड और आर्बिट्रेरी स्टांस ऑफ द स्टेट, ये आर्टिकल 14 के कानून के सामने जो समानता का अधिकार है और कानून का जो समान संरक्षण का अधिकार है उसको वायलेट करता है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? स्टेट सपोज कीजिए लॉ बनाता है हेलमेट पहनने का, तो आप लोगों को कहां से अधिकार मिलता है कि आप पुलिस वाले को पूछते हैं आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? क्योंकि स्टेट ने कानून बनाया हेलमेट पहनने का। स्टेट भी उस लॉ के अबव नहीं है ना, स्टेट को भी पहनना है हेलमेट, स्टेट के अधिकारियों को भी पहनना है हेलमेट। अगर वो यूनिफॉर्म में हैं, जो भी हैं, वो भी हेलमेट पहन के चलेंगे, वरना उनका भी चालान हो जाएगा क्योंकि लॉ किसी की बपौती नहीं हो सकता, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो। लॉ इज फॉर एवरीवन। ये आर्टिकल 14 के तहत ही हुआ। अगर उसे डिलीट कर दूं मैं तो क्योंकि स्टेट लॉ बना रहा है तो फिर वो तुमको तो झेलने हैं लेकिन स्टेट को नहीं, तो ये तो राजतंत्र हो गया, ये तो राजा सिस्टम हो गया, ये तो राजा का राज चलता है, कानून का राज तो नहीं चलता है, किसी परिवार का राज चलता है। परिवार का और राजा का जब राज चलता है तो ये होता है कि वो राजा की स्वेच्छा है कि वो खुद को उस कानून के अधीन लाता है कि नहीं लाता है। अच्छा राजा है, बहुत बेनेवलेंट राजा है, बड़ा प्रतापी राजा है, तो वो खुद भी खड़े होकर सजा ले लेगा। अच्छा नहीं है तो वो कहेगा मेरी मर्जी है, नहीं लेता हूं, दे के दिखाओ किसको देनी। लेकिन जब लॉ के द्वारा कोई चलता है तो उसमें स्टेट मात्र एक मशीनरी है लॉ बनाने की। स्टेट लॉ बनाने के लिए जो शक्ति पा रही है वो शक्ति संविधान से पा रही है, और संविधान वो शक्ति गणों से पा रहा है। ऐसे में समाज ही से पा रहा है, व्यक्तियों से ही पा रहा है। ऐसे में यदि व्यक्ति ही कानून के अधीन है, व्यक्तियों ने अपने लिए कानून के अधीन होना चुना है, तो उन व्यक्तियों ने जिस राज्य को बनाया वो राज्य कानून के अधीन कैसे नहीं होगा? उस राज्य को भी कानून के अधीन होना है। तो ऐसे में राज्य कानून के अधीन है नहीं है ये कैसे पता चलेगा? अगर राज्य कानून को अपने हाथ में ले लेगा, किसी भी तरह से कानून के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। ये जांचने के लिए कि कानून के अधीन ही राज्य काम कर रहा है, राज्य के उठाए गए कदमों के पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए जिस रीजन को उन्हें प्रमाणित करना है। अदरवाइज ये आर्बिट्रेरीली उठाए कदम हो जाएंगे जिन्हें चुनौती देने के लिए कोई ग्राउंड किसी के पास कभी होगी ही नहीं, चैलेंज किया ही नहीं जा पाएगा। और अगर चुनौती देने की कोई ग्राउंड किसी के पास होगी नहीं, चैलेंज करने के कोई ग्राउंड किसी के पास होगी ही नहीं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि उन्हें कानून का संरक्षण मिल रहा है राज्य के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट? स्टेट कैन वर्क आर्बिट्रेरीली, कैन एनक्रोच द इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, फ्रीडम, एवरीथिंग ऑफ एनीवन, and state is somewhere behaving above the law. Law is for everyone but not for the state. So it is the, if that is the thing, then that is unchallenged and arbitrary, and it is clearly violating the article 14, that is equality before law and equal protection of law. So हम इसको वैलिड नहीं मान रहे हैं, ऐसा कोर्ट बोल रहा है। तो पहले तो आर्टिकल 21 के तहत सबसे बड़ी जरूरत यह थी कि सतवंत सिंह साहनी केस में कोर्ट ने यह दोहराया कि सतवंत सिंह साहनी केस में यह बात आई कि 1967 के पहले तो ये पूरी तरह एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन के तहत था, मतलब एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन से काम नहीं चलने का, इसलिए कोर्ट ने यह बोला था
कि आर्टिकल 21 के तहत आता है राइट ऑफ लोकोमेशन और ट्रैवल अब्रॉड का अधिकार, और वो अधिकार तभी लिया जा सकता है जब कोई प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हो, तो उसके बाद पासपोर्ट एक्ट आया। लेकिन उस एक्ट के तहत ऐसा कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश नहीं किया गया जिसके तहत किसी का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, तो इसके तहत ये आर्टिकल 21 की उल्लंघना हो जा रही है। वो तो सिर्फ एक पासपोर्ट एक्ट आया, कानून आया पासपोर्ट का, लेकिन उसने पासपोर्ट जब्त करने के कोई प्रोसीजर तो नहीं बताए हैं। पासपोर्ट जब्त करने के कोई प्रोसीजर उसमें नहीं है। ये आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ। और दूसरी तरफ ये जो कदम उठाया गया है, ये कदम किसी भी तरह से किसी रीज़न की बात नहीं कर रहा है, किसी ग्राउंड को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसे चुनौती देने का कोई आधार किसी के पास बचता ही नहीं है, और ऐसे कदम नहीं उठाए जा सकते, ये आर्बिट्रेरी हैं, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। ओके, इतनी बात क्लियर। ये जजमेंट नंबर 1 है, मतलब जजमेंट का पहला बिंदु है जो कोर्ट ने तब कहा है। मतलब कोर्ट यहाँ से इंश्योर कर रहा है कि ये बिल्कुल ज़रूरी है, ये बिल्कुल वाजिब है, ये जायज़ है कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस नेसेसरी हो जाते हैं कई बार जब नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर की बात आ जाए। ये बिल्कुल सेट है, सही बात है। लेकिन वहाँ भी ये स्थापित है कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा दिख रहा था, वहाँ भी ये स्थापित है कि पब्लिक ऑर्डर दिख रहा था। इसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ रीजनेबिलिटी उसमें है इस ग्राउंड पे, क्योंकि ये बात क्लियरली मेंशन है कि जब ये बनता दिखे अधिकारी को कि खतरा पैदा हो रहा है, तो मतलब ये अपने आप में बड़ी चीज है कि ये तो कम से कम बताना पड़ेगा कि खतरा पैदा हो रहा था। कि तुम एकदम खड़े थे और तुम ये कह दो कि खतरा पैदा हो रहा था इसलिए एनकाउंटर कर दिया, इसलिए एनकाउंटरों की जांच बैठाई जाती है। कि मौके वारदात पर गोली चला दी तो इसलिए आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स है वो, नहीं, ये जो पीछे सैफ अली खान की और वो सब की कौन सी है, सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम्स में एक चीज़ है कि थ्रू आउट द वेब सीरीज सैफ अली खान को इस बात के लिए दबाव बनाया जाता है कि वो जो एक लड़के को गली में मारा था, तुम अपनी स्टेटमेंट थोड़ी ऐसे ट्वीक कर दो ताकि डीएसपी पे कोई कार्रवाई ना बने। तो तुम ये ट्वीक कर दो स्टेटमेंट कि लड़का गोली मारने वाला था, जबकि सैफ अली खान कहता है किसी हाल वो गोली चलाने वाला नहीं था, वो तो अपना चुप करके खड़ा था, भाग रहा था डर के मारे, हमने पीछे से जा करके उसको मारा है, चेज करके मारा है, ये इनकाउंटर है। तो उसको सारी वेब सीरीज़ में इस बात के लिए मनाया गया कि तुमको बोलना ही पड़ेगा कि वो हालात ऐसे बन गए थे कि हालातों को मद्देनजर रखते हुए गोली चलाई गई, इसलिए हम पे कोई कार्रवाई नहीं बनती। तो यही कोर्ट कह रहा है कि भाई वो भी तो कहानी यहाँ पर आती है ना, आर्बिट्रेरी तो आपको भी मतलब लिख लो ये बात कि आर्बिट्रेरी तो कभी डिस्क्रिशन और आर्बिट्रेशन में फ़र्क है। जब हम ये कहते हैं कि अधिकारी स्वयं के विवेक से काम ले सकता है, यहाँ पर भी बात यह है कि ये नहीं लिखा है कि अधिकारी या स्वयं की सनक से काम ले सकता है, विवेक से काम ले। तो विवेक के पीछे भी तो कोई ग्राउंड होती है। ये विवेक तुम्हारा किस परिस्थिति पर खड़ा है बताओ, विवेक किस आधार पर खड़ा है बताओ। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी। नो, देयर इज नो स्पेस फॉर आर्बिट्रेरीनेस इन द इंडिया। स्टेट कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी इन एनी सर्कमस्टांस। State can behave in exigency, yes. State can do something, some sort of activity in emergency, yes. State can have the authority of discretion, yes. But वो discretion भी arbitrary नहीं होती, वो तो विवेक शब्द है, उसकी भी कोई शर्तें हैं। तो जैसे राष्ट्रपति के विवेक हैं संविधान के अंदर, वो मेंशन किए गए हैं कि राष्ट्रपति का ये विवेक है कि अगर किसी तरह से किसी को बहुमत नहीं है या नहीं हो रहा है तो वो निमंत्रण दे सकते हैं किसी पार्टी को कि आप आइए अपना दावा सिद्ध करिए, सरकार बनाइए। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है ना कि दिख रहा है कि उनके पास किसी तरह का कोई प्रपोजल नहीं पहुंचा, हंग असेंबली हो रखी है, किसी तरह की कोई मेजॉरिटी नहीं दिख रही है, तो उनको ये शक्तियां दी गई हैं। एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लेकर के पार्टी आई हुई है, उसके पास सब कुछ है, और राष्ट्रपति कह रहे हैं नहीं तुम साइड रहो यार, मैं तो उसको बुला रहा हूँ। वो दावा कर भी रहे हैं कि देखिए लीजिए आ गए 300 MP हमारे। नहीं, वो 50 MP वालों को पहले अपनी डिस्क्रिप्शन है ना मेरी, तो उनसे ही पूछा जाएगा। विवेक की बात थी, इतने गैर विवेक कैसे हो गए आप? ये तो सनक हो गई आपकी, साइको नहीं ना हो सकता आदमी, साइको का कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे। ये जजमेंट नंबर 1। ओके, जजमेंट नंबर 1 कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इतनी सारी जजमेंट दी, जजमेंट का पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट किधर चला गया? फर्दर, सेकेंड पॉइंट, फर्दर क्लॉज C ऑफ सेक्शन 10(3) ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967। अब 1967 के जो सेक्शन 10(3) का क्लॉज C है, उसी के ऊपर गेम है, उसी के तहत पासपोर्ट लिया गया था। मेनका गांधी इसी को कह रही हैं कि इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए, ये गजब
का कोई क्लॉज है, कुछ बता नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, बस शक्तियां दे रहा है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को कि पासपोर्ट ले लेगा। तो कोर्ट कह रहा है कि क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 10(3) ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967 प्रोवाइड्स दैट व्हेन द स्टेट फाइंड्स इट नेसेसरी टू सीज द पासपोर्ट or take any such action in the interest of sovereignty and integrity of the nation, its security, its friendly relation with the foreign countries, or the interest of the general public, the authority is required to record in writing the reason for such act, and on demand फर्निश अ कॉपी ऑफ दैट रिकॉर्ड टू द होल्डर ऑफ द पासपोर्ट। कोर्ट ने इस सेक्शन को प्रॉपर रीड किया, अपनी जजमेंट में कोर्ट ने इस सेक्शन को प्रॉपर रीड किया। अभी तक रिस्पोंडेंट और पासपोर्ट ऑफिसर यही कह रहे थे कि हम ये कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन 10(3) क्लॉज ऑफ द पासपोर्ट एक्ट हमें ये कहता है कि अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि किसी भी तरह से हार्म होने जा रही है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, भारत के फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज और जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट, तो फिर सेक्शन 10(3) ये अधिकार देता है अधिकारी को कि अथॉरिटी पासपोर्ट सीज कर सकती है। यहां तक ही पढ़ा गया, बताया गया अब तक। कोर्ट ने कहा जरा पूरा पढ़ दें, और पूरा पढ़ने में उन्होंने ये पढ़ा कि इसमें स्पष्ट लिखा गया है, पासपोर्ट एक्ट में ही लिखा गया है कि द अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजन फॉर सच एक्ट एंड ऑन डिमांड फर्निश अ कॉपी ऑफ दैट रिकॉर्ड टू द होल्डर ऑफ द पासपोर्ट। और मेनका गांधी केस में ये फॉलो नहीं हुआ। दोनों बातें देखिए हो रही हैं सेक्शन में। पहला बिल्कुल सही, अधिकार दिया गया है अधिकारी को कि अगर वो ये भांप रहा है, अज्यूम असेसमेंट में उसकी आ रहा है कि ये चीज़ों को सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को, पब्लिक ऑर्डर को, इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, इन चीज़ों को खतरा हो सकता है, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में सीज कर सकता है। बिल्कुल सही, सेक्शन 10(3) ने ये बोला है, कर सकता है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैंने वही कहा कि आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अनचैलेंज ही न रह जाए। इसीलिए पासपोर्ट एक्ट में ये बात लिखी गई है कि विवेक विवेक ही होना चाहिए, इसलिए अभी अधिकारी का विवेक दिखना चाहिए, वो इसे राइटिंग में लिखेगा। और राइटिंग में लिखने का मतलब क्या होता है? कुछ भी जब हम देश में ये कहते हैं कि इन राइटिंग होना चाहिए, उसका मीनिंग ये है कि वी आर सिंपली कर्बिंग द आर्बिट्रेरीनेस। जब भी आपको कोई सीनियर ऑर्डर दे रहा है और आपको ये दिख रहा है कि इट इज़ आर्बिट्रेरी ऑर्डर, तो आप उसे कहते हैं आई विल फॉलो दैट, गिव मी इन राइटिंग। क्योंकि जैसे राइटिंग में दे दिया तो फिर राइटिंग में किस अथॉरिटी में दिया है आपने, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी टू गिव दिस ऑर्डर इन टू दैट पर्सन, ये प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ग्राउंड मिल जाएगी चैलेंज करने की, और सामने वाला डिफेंस पे आ जाएगा कि उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ऐसा ही हुक्म जारी क्यों किए। इसलिए राइटिंग कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सिस्टम ऑफ हियरार्की। जब पावर एक हियरार्की में डिस्ट्रीब्यूट की हो, जैसे राष्ट्र की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सब में डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ना, तो प्रेसिडेंट को आता पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है देश में, किधर कोई कुछ कर रहा है। तो इसके तहत हियरार्की में जब पावर डिस्ट्रीब्यूट की हो तो सबको अथॉरिटी दी जाती है। अटॉर्नी लेटर साइन होता है, मैं आपको बता दूं, बैंक में भी ज्वाइन होते हैं तो अटॉर्नी साइन होती है, इसके तहत उसको वो अथॉरिटी दी जाती है, जिस अथॉरिटी के तहत उसे सब कुछ नथी करना होता है कि उसने जो किया किस शक्ति के तहत किया और क्यों किया, ताकि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके, यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपनी अथॉरिटी को एक्सीड नहीं किया है, कानून की उल्लंघना नहीं की है, नियमों के बाहर जाके काम नहीं किया है, और राज्य आर्बिट्रेरीली नहीं चल रहा है, राज्य कानून से चल रहा है। इसलिए कोर्ट ने ये दूसरे पॉइंट में उस एक्ट के इस सेक्शन को पूरा रीड करके बताया कि फिर वो राइटिंग में रीज़न कहाँ है। और मेनका गांधी ने जब मांगा तो आपने दिया नहीं, आपने सिंपली कह दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपको बता नहीं सकते, ये तो कहीं नहीं लिखा है, आपको तो बताना चाहिए था उन्हें, तो ये आपने वायलेशन किया है। आप ले सकते थे, ये भी है सेक्शन में,
लेकिन लेने के पीछे के कारण आपको इन राइटिंग रिकॉर्ड करने थे और उनको देने थे, आपने वो नहीं किया है, इसलिए वो आई हमारे पास, इसलिए वो आई हम। क्योंकि जब आप दे देते लिख करके तो शायद आप और रिस्पॉन्सिबल हो जाते, तो शायद आप इतना आर्बिट्रेरीली बिहेव ही ना कर पाते, शायद आपको थोड़ा और गहन जाना पड़ता कि आपको ये बताना पड़ता कि ड्यू टू सच एंड सच थिंग्स आई हैव ऑब्जर्व्ड कि ये थ्रेट क्रिएट हो सकता है। बट ऐसे तो सिंपली आपने कह दिया कि थ्रेट क्रिएट हो सकता है, कहानी खत्म। हु विल एंश्योर दिस कि थ्रेट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है? इसकी समीक्षा कौन करेगा, इसकी असेसमेंट कौन करेगा, इसकी वैल्यूएशन किस ग्राउंड पे करेंगे हम? ये तो सब कुछ हाइपोथेटिकल हो गया, ये तो अजम्पशन बेस्ड सोसाइटी हो गई। सोसाइटी रीजनेबल होनी चाहिए, अजम्पशन बेस्ड तो नहीं चलती। अनुमान शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अनुमान भी किन्हीं प्रमाणों पर खड़ा होता है, कुछ तस्दीक करना पड़ता है, कुछ हमें प्रमाण करना पड़ता है तो कोई अनुमान आता। अनुमान ऐसा तो नहीं कि सोए उठे और कह दिया अच्छा ये होगा। मैं कह रहा हूँ कल बारिश होगी, ये मेरा अनुमान है, ये हमने फॉरकास्टिंग जो करी है, लेकिन उसके कुछ ग्राउंड होंगे ना। लो प्रेशर बना हुआ है, इतने दिनों से स्कॉर्चिंग हीट थी, नमी का माहौल है, ये मौसम वाले चल रहे हैं, तो मैं कहूँगा बारिश कल हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बादल बन रहे हैं धीरे धीरे, है ना, ये कहानी है। ओके, पॉइंट नंबर 3 ऑफ द जजमेंट। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ऐसे गर्मी तो नहीं लग रही, सही है। सब जाग गए, तो पंखा उनका चल रहा था, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे सारे, सब अलग अलग उड़ रहे। मैं पढ़ा रहा, सब ऐसे उड़ रहे थे ना, जैसे कुछ कोई शक्या हुए माल कुछ। अब ठीक है, वो भी बंद करो, वो भी बंद करो, कूलिंग अंदर ट्रैप हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 ऑफ द जजमेंट, सुनो ध्यान से। द सेंट्रल गवर्नमेंट नेवर डिस्क्लोज्ड एनी रीजन फॉर impounding द पिटिशनर्स पासपोर्ट, रादर she was told that the act was done in the interest of the general public. The reason was given explicitly that it was not really necessarily done in the public interest, and no ordinary person would understand the reasons for not disclosing this information or the grounds for her passport confiscation. वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा उनका पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया और रीज़न नहीं दिया गया, और जो रीज़न एक्सप्लिसिटली जो उन्हें बताया गया वो यही बताया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपको रीज़न बताएं। कोर्ट ये कहता है कि हमें इसके अलग रूट पकड़ के चलना है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट नेवर डिस्क्लोज्ड एनी रीजन फॉर impounding द petitioner's passport, rather she was told that the act was done in the interest of the general public. The reason was given explicitly that it was not really necessarily done in the public interest, and no ordinary person would understand the reasons for not disclosing this information or the grounds for her passport confiscation. Here the ordinary person expression is very, very important. Whenever we are doing anything, the state is doing something, it is very important for the state कि that any ordinary person यहाँ पर word use किया गया है, क्योंकि देयर कैन बी मैनी इंस्टीट्यूशन, मैनी एंटिटीज और समथिंग एल्स। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। सिंपली इसको एनीबडी मान करके चलिए कि एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, एक्सप्लिसिटली अंडरस्टैंड, कि बहुत एक्सप्लिसिटली ये बात सिद्ध हो, उसे डिकोड ना करनी पड़े, उसको इंटरप्रिटेशन में ना जाना पड़े, उसको इन्फ्रेंसेस ना डिराइव करनी पड़े। इट शुड बी वेरी एक्सप्लिसिट। जब तक कोई चीज़ एक्सप्लिसिटली नहीं आएगी तब तक आप किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं रख सकते। जैसे मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट मैनर में कह दूं आपको, मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट दे दी आपको, उसके कई विचार बन सकते हैं, और जब आप उस विचार तक पहुंचे तो मैं कह दूं मैंने तो ये कहा ही नहीं था। समझ रहे ना मेरी बात? इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो भी चीज़ हो वो बहुत इम्प्लिसिट ना हो, बहुत एक्सप्लिसिटली आए। और किसी ऑर्डिनरी पर्सन से हम उसकी इस एक्सप्लिसिट रीजनिंग का अधिकार छीन नहीं सकते हैं, जबकि एक्सप्लिसिटली ये कह दिया गया कि आपके साथ रीजन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट में। ये केस नहीं हो सकता इंडिया के अंदर। दैट इज नॉट द थिंग। यू आर द अथॉरिटी, यू कैन टेक एक्शंस, इट इज योर एंटाइटलमेंट, इट इज योर राइट। आपका अधिकार है कि आप एक्शंस ले सकते हैं, बिकॉज यू आर द अथॉरिटी। जनता ने आपको अथॉरिटी के रूप में स्थापित किया है, लेकिन आपकी ये एक्शन लेने की अथॉरिटी किसी भी मायने में उस सॉवरेनिटी को एक्सीड नहीं करनी चाहिए जिस सॉवरेनिटी के दम पर ही स्टेट ये कर पा रहा है। और वो सॉवरेनिटी कहाँ से आई है? नागरिकों से, लोगों से आई है। इसलिए
आपके एक्शन की रीजनेबिलिटी यहाँ से ही जज हो पाएगी अगर आपके एक्शन के रीजंस एक्सप्लिसिटली गिवन होंगे। जब वो एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप में लोगों के सामने होंगे तभी ये पता लगाया जा पाएगा कि आप रीजनड एक्शन करके गए या अनरीजनड एक्शन करके गए। तो यू हैव टू बी एक्सप्लिसिटली क्लियर। तो इसी तरह से जब भी कभी आप देखेंगे थाने में आपके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है, एफआईआर लिखा जाता है, उसके बाद जांच की जाती है, उसके बाद जो चार्जशीट लिखी जाती है, दायर कराई जाती है, वो डिटेल काम होता है पूरा कि ये चार्जेस इनके अगेंस्ट लगे थे, हमने फ्रेम किए हैं और ये तफ्तीश हमने करके इसके विषय में इन चार्जों को पुख्ता किया है और ये चार्जेस इन पर हमने फ्रेम कर दिए हैं। उस पर फिर उस पर फिर सारी कार्रवाई जो है अदालत में चलती है। अगर आपने किसी पर चार्जेस लगा दिए हैं और आपने उन चार्जेस की शीट सबमिट ही नहीं करी या शीट में कुछ है ही नहीं बट चार्जेस हैं सिंपली, तो ये दफ़ाएं उस व्यक्ति पर लगाना कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली ये इस्टेब्लिश नहीं करता कि ये दफ़ाएं उस पर क्यों लगी हैं। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट यू नीड टू गिव रीज़न इन एन एक्सप्लिसिट मैनर सो दैट पर्सन कैन फाइंड आउट द ग्राउंड्स कि क्या उसके अगेंस्ट जो एक्शन हुआ है वो किसी तरह की आर्बिट्रेरीनेस से परिपूर्ण तो नहीं था, क्या वो कानून के तहत दी गई सीमाओं में ही था, सीमाओं की उल्लंघन तो नहीं करता था। अगर जिस ग्राउंड को कोट किया गया है कि जनहित में कदम उठाया गया है, क्या जनहित में ही वो कदम उठाया गया था, किसी सरकारी पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी अधिकारी के निजी हितों की सुरक्षा के लिए तो ऐसा कदम नहीं उठाया गया था। कहीं कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स तो नहीं हुई, कहीं किसी के साथ किसी को हमने सिंगल आउट तो नहीं करने की कोशिश की कि इसके साथ किसी तरह का कोई रिवेंज लेना है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए एक्सप्लिसिटली आप ये रीज़न नहीं दे सकते कि हम रीज़न डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट है। एक्सप्लिसिटली आपको रीज़न पब्लिक डोमेन में उनको देना है जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आपका कंडक्ट किस ग्राउंड पर खड़ा है, वो ग्राउंड उनके पास होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जजमेंट, द फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट डिस्टिंक्टिव नॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950 की जजमेंट को पलट दिया। मेनका गांधी केस ने 1950 के फैसले को पलट दिया। 1950 का AK गोपालन का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो ये बोलता था कि जो फंडामेंटल राइट हैं पार्ट 3 में, वो उस समय में लिखा गया था कि वो डिस्टिंक्टिव नहीं हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि ऐसा नहीं है, तो ये AK गोपालन केस के जजमेंट को बदल दिया गया। ओके, इसमें कहा गया है, AK गोपालन में केस में कहा गया था, हाँ उसमें कहा गया था, सॉरी मैं एक करेक्शन कर दूं, उसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर डिस्टिंक्टिव। हर फंडामेंटल राइट एक डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक दूसरे से अलग हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव हैं और डिस्टिंक्टिव हैं, तभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। AK गोपालन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में पलट दिया और क्या कहा, द फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट डिस्टिंक्टिव नॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ना तो फंडामेंटल राइट डिस्टिंक्टिव हैं, ना ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एनी लॉ डिप्राइविंग अ पर्सन of his personal liberty has to stand a test of one or more of the fundamental rights conferred under Article 19. Article 19 में लगभग 6 फंडामेंटल राइट्स हमें गिवन है राइट टू फ्रीडम के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी आर्टिकल 14 भी आएगा, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी लॉ अगर पर्सनल लिबर्टी ले रहा है, आर्टिकल 21 का अधिकार ले रहा है, तो उसको स्टैंड करना है उस टेस्ट को कि वो आर्टिकल 19 के अंदर गिवन किसी फंडामेंटल राइट को हार्म ना कर रहा हो। जैसे पासपोर्ट ऑफिसर का ये कदम कि वो आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी ले रहा था, मेनका गांधी की आर्टिकल 21 की इस पर्सनल लिबर्टी के अधिकार को ख़त्म कर रहा था, इस वजह से वो आर्टिकल 19 में गिवन फ्रीडम को वायलेट कर रहा था, इसलिए इस टेस्ट को वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। समझ में आई?
सो वो ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट डिस्टिंक्टिव, कि आप ये कहें कि मैंने आर्टिकल 21 में गिवन पर्सनल लिबर्टी का इनका जो अधिकार है वो ले लिया, प्रोसीजर जो लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश है उसे फॉलो करके, और इसके इस तरह से ना देखा जाए कि ऐसा करते हुए मैंने आर्टिकल 19 के किसी क्लॉज को वायलेट किया है, तो इस वजह से मेरा कदम जायज़ नहीं है, ऐसा ना देखा जाए, क्योंकि आर्टिकल 21 डिस्टिंक्ट है और आर्टिकल 19 से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसा ए.के. गोपालन ने जजमेंट में आया था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा है ऐसा नहीं होगा। कोई भी कानून को अगर आर्टिकल 21 में गिवन राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी छीननी है तो उसे वो टेस्ट पास करना होगा कि उसे आर्टिकल 19 में गिवन जो राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं करना है, उसे वो टेस्ट पास करना होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 बेमायने हो जाएगा अगर आर्टिकल 19 को उसके साथ जोड़ के नहीं चलेंगे। क्योंकि पर्सनल लिबर्टी के नाम पर आप क्या कर लेंगे, आपको इस तरफ से पर्सनल लिबर्टी दी है और वो पर्सनल लिबर्टी कोई प्रोसीजर बना करके, लॉ के द्वारा प्रोसीजर बना करके ले लिया, और उसके तहत आर्टिकल 19 के तहत आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो गई, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी आपकी ख़त्म कर दी, आपको उठा करके अंदर जेल में डाल दिया, और वहाँ से आपने जो रैली करनी थी, जिसमें अपनी बात रखनी थी, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो आर्टिकल 19 का अधिकार था वो वायलेट हो गया। हो लेने दो, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो डिस्टिंक्ट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आर्टिकल 21 के अधिकार को ख़त्म करने के लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आर्टिकल 19 का भी ख्याल करना होगा। आर्टिकल 21 को आर्टिकल 21 ही के दिए प्रोविज़न के वाया ख़त्म कर सकते हैं हम। आर्टिकल 19 की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 के विषय में लिखा हुआ है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा उसे लिया नहीं जा सकता। आर्टिकल 19 को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसकी शर्तें आर्टिकल 19 में ही हैं। आर्टिकल 19 के तहत जो फ्रीडम आपको मिली हैं, आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइंग है नेचर में, बट उसे किन किन शर्तों को क्वालिफाई करना है, जो शर्तें आर्टिकल 19 में ही मेंशन है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोसीजर में लिख करके जो कि लॉ द्वारा इस्टेब्लिश प्रोसीजर है आर्टिकल 19 ले लेंगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई प्रोसीजर आप ला करके आर्टिकल 19 नहीं ले जा सकते। कल को आप कोई प्रोसीजर ले आएंगे और आप कहेंगे कि मीडिया के ऊपर अब हम बैन लगाने जा रहे हैं, देखिए कानून ले आए हैं, कोर्ट कहेगा नहीं बेटे ये आर्टिकल 19 का नहीं है, ये आर्टिकल 21 का है। अब तो वैसे वो भी नहीं हो सकता, उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना होगा, उसको नेचुरल जस्टिस की शर्तें माननी होंगी। आई बात समझ में? तो आर्टिकल 19 को तो आप ऐसे ख़त्म कर ही नहीं सकते आर्टिकल 21 वाली जुगाड़ से कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के पैंतरे से। आर्टिकल 19 कैसे ख़त्म होगा, वो आर्टिकल 19 में ही बातें लिखी हैं कि जब जब ये हार्म होगा तो आर्टिकल 19 फिर नहीं एग्जिस्टेंस में आएगा, तब आर्टिकल 19 सीमित हो जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल 19 पे कोई सीमाएं नहीं है। आर्टिकल 19 फिर सीमित नहीं है, वो है ही है आपके पास, वो फ्रीडम है ही है आपके पास। इतनी बात समझ आ गई है? तो इसीलिए पहले ये हो जाता था कि डिस्टिंक्ट मान करके चलते हैं अगर, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मान के चलते हैं अगर, तो फिर बढ़िया है। आर्टिकल 21 के तहत ही राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी के ढिंडोरे पिट रहे हैं, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के वाया आर्टिकल 21 नहीं लिखा है कि इसे लिया जा सकता है, तो लॉ लाओ और इसे ले लो, चाहे उसके तहत आर्टिकल 19 की तमाम शर्तें वायलेट हो रही हैं, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि वो तो डिस्टिंक्टिवली ट्रीट हो रहा है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माना जा रहा है। लेकिन मेनका गांधी केस में कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में गिवन है ना तो वो डिस्टिंक्ट है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आर्टिकल 21 के तहत अगर आप जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश हुआ है लॉ के द्वारा कर रो फॉलो जितना करना है, उसके वाया भी अगर आप ले रहे हो पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ, और उसने अगर आर्टिकल 19 के किसी प्रावधान का वायलेशन किया है, तो आपका वो लॉ और वो प्रोसीजर उस टेस्ट को स्टैंड नहीं हो पाया, हम नहीं मानेंगे उसको, फिर वो लॉ और वो प्रोसीजर हम नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि उसे आर्टिकल 19 के टेस्ट को पास करना होगा। समझ में आ रही बात? आर्टिकल 19 के टेस्ट को पास करना ही होगा बॉस, वरना नहीं चलेगा, पलट देंगे फैसला। ऐसा कोर्ट ने कब कहा? मेनका गांधी केस में। इसके पहले क्या चल रहा था? ए.के. गोपालन केस का गेम, और 1950 से 1978 तक चला, लगभग 3 दशकों तक चला, और अब यहीं से गोल्डन ट्रायंगल पैदा होगा। अभी अगली लाइनें पढ़ के बताता हूँ। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, डिस्टिंक्टिव नहीं है, यहीं से गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आने जा रहा है, और ऑटोमेटिकली आपको पता भी लगेगा नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस घुस रहा है। आप देखिए वो उसके पाँव फैलने लगे हैं, वो अंदर अंदर जाने लगा है। जितनी बातें अब तक मैंने कही कि एक्सप्लिसिटली रीज़न दीजिए,
दूसरा, कानून में खुद लिखा था कि रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड करना है और उनके मांगने पर उनको देना है। तीसरा, कहीं पर भी प्रोसीजर नहीं गिवन था जिस प्रोसीजर को फॉलो करके पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया जाए। प्रोसीजर तो गिवन नहीं था, सिंपली ये बताया गया था कि अगर नेशनल सिक्योरिटी ये वो सब कुछ है तो फिर पासपोर्ट ले सकते हैं, पर किस प्रोसीजर को फॉलो करके लेना है वो तो कहीं गिवन ही नहीं था। प्रोसीजर की भी कमी थी। अभी प्रोसीजर भी बहुत ज़रूरी है ना। जैसे ये कहा गया है कि कोई आदमी पर शक है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है, ये तो एक बात है, अरेस्ट करना। अरेस्ट का कोई प्रोसीजर है कि बाल पकड़ के ले जाएंगे, हथकड़ी लगा के ले जाएंगे? नियम है ना कि हथकड़ी नहीं लगानी, पब्लिकली नहीं दिखनी हथकड़ी, बंद कर दी गई है ना, अब दिखती है, वो अलाउ नहीं है, उसके ऊपर भी रोक है आर्टिकल 21 के तहत। आई बात समझ में? तो उसके कई नियम हैं कि वारंट लेकर के जाना है, कुछ मामले हैं जिनमें ज़रूरी नहीं है वारंट, वो पूरा परिभाषित किया गया है, सलीका है, प्रोसीजर है, उसे प्रोड्यूस करना है, उसको प्रोड्यूस करके उसकी कस्टडी मांगनी है मजिस्ट्रेट से। वो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है कि देता है कि नहीं देते हैं, या फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं। ये है सारा प्रोसीजर। ये एक बात हो गई कि किसी के खिलाफ कंप्लेंट आई तो प्राइमा फेसी जांच करके उसको अरेस्ट करना, ये तो एक बात हो गई। प्रोसीजर प्राइमा फेसी जांच करके अरेस्ट, ये प्रोसीजर। तो पासपोर्ट ले लेना लिखा है, ठीक है, प्रोसीजर कहाँ दिया है कि कैसे कॉन्फिस्केट करना है, क्या करना है? पहली तो ये बात कह दी कोर्ट ने, या तो तुम पहले ही अधूरे चल रहे हो, तुम्हारा तो सिस्टम ही क्लियर नहीं, लिखा कुछ है कर कुछ रहे हो। देयर इज नो प्रोसीजर। तुम अगर दावा कर रहे हो, रिस्पोंडेंट को बोला कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहता है आर्टिकल 21, तो माना, प्रोसीजर दिखाओ। पासपोर्ट एक्ट तो कोई प्रोसीजर ही नहीं दे रहा है, तुम तो पहले ही आधे अधूरे चल रहे हो। कहते ठीक है बॉस, बहुत गहराई से पढ़ते हो आप। अच्छा, दूसरी बात कि प्रोसीजर फॉलो हो गया, ये वो वही पासपोर्ट एक्ट जो 10(3)(c) आप कह रहे हैं, उसमें सरेआम लिखा है कि ले सकते हो, ठीक है, शर्तें। मान लिया कि खतरा हो रहा था, प्रॉब्लम आने वाली थी, देश दुनिया में हड़कंप मचेगा, राइटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया इन्होंने अपना रीज़न, और जब उन्होंने इनसे मांगा था, हमारे पास तो बाद में आई, पहले इनसे मांगा था, हो सकता है यहाँ आती ना, तो आपने उनको मुहैया क्यों नहीं कराया रीज़न? ये कैसी आर्बिट्रेरीनेस है? ये तो पूरा अनचैलेंज्ड ही चलेगा काम। अगला, एक्सप्लिसिटली ये बता दिया आपने कि रीज़न नहीं दे सकते, ये एक्सप्लिसिटली बता दिया कि नेशनल सिक्योरिटी खतरा होगा, रीज़न नहीं दे सकते, पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा होगा, रीज़न नहीं दे सकते। एक्सप्लिसिटली ये बताइए जो रीज़न है उनको पासपोर्ट उनका इंपाउंड करने का। प्रोसीजर अगर कोई है तो वो प्रोसीजर आपको शक्ति दे रहा है उनका पासपोर्ट लेने का, तो वो पासपोर्ट आपने प्रोसीजर के वाया लिया है, वो प्रोसीजर किन्हीं शर्तों, किन्हीं ग्राउंडों पर ही फॉलो किया है, तो वो रीज़न उनको एक्सप्लिसिटली बताइए ताकि वो कोई पैरवी कर सकें, ताकि पता लगे कि कानून के तहत पासपोर्ट लिया, वरना ये कानून के तहत तो नहीं लिया, ये तो किसी की सोच के तहत हो गया काम। और अगला वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट ना तो डिस्टिंक्टिव है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आर्टिकल 21 में लिखा होगा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के वाया ले सकते हैं, ले लीजिए, लेकिन आर्टिकल 19 के प्रावधानों का वायलेशन अगर हो रहा है तो वो लॉ फिर उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो लॉ वहां पर हमें रोकना पड़ेगा, अमल में नहीं आएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। फिर देख लीजिए आप, इतनी बात समझ में आ गई? मैं दोबारा पढ़ रहा हूं इस क्लॉज को। वो कह रहे हैं कि द फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर्ड इन पॉइंट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट डिस्टिंक्टिव नॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एनी लॉ डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी has to stand a test of one or more of the fundamental rights conferred under Article 19. Second, when referring to Article 14, ex hypothesis must be tested. The concept of reasonableness must be projected into the procedure. Ex hypothesis वाली बात बाद में समझेंगे, अभी इतनी बात समझ लीजिए कि when referring to Article 14, the कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबलनेस मस्ट बी प्रोजेक्टेड इनटू द प्रोसीजर, वो अभी सारा समझा के हटाऊं क्योंकि आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। देयर इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, स्टेट इज नॉट अबव द लॉ। इसलिए जो प्रोसीजर आपने लॉ के वाया फॉलो किया है और आर्टिकल 21 ले लिया, डन। शर्त नंबर पहली, आर्टिकल 19 के किसी प्रावधान को वायलेट ना करे। ये टेस्ट क्वालिफाई किया, अभी भी नहीं पास हुआ, रुको, आर्टिकल 14 जांचेंगे अब कि क्या जो प्रोसीजर है उसकी रीजनेबिलिटी दी गई है। रीजनेबिलिटी नहीं दी है तो आर्टिकल 14 वायलेट हो गया, फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ, चलो गए। इस तरह से रीजनेबिलिटी घुसा दी उसमें, और इस तरह से प्रोसीजर जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। अभी आ जाएगा, देखना। समझ में आ रही बात? कैसे उन्होंने बताया कि
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये बिल्कुल सही लिखा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही होना चाहिए, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो हर बिंदु में ही झलक रहा है, इसलिए उसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। लिखने की जरूरत यह थी कि ड्यू प्रोसेस अमल में ही तब आ सकता है जब कोई लॉ के द्वारा प्रोसीजर के तहत काम होगा। ड्यू प्रोसेस इंश्योर ही तब कराया जा पाएगा ना। यू कैन ओनली इंश्योर द ड्यू प्रोसीजर if there should be some sort of procedure established by the law. So that's why the procedure established by law condition is explicitly given in Article 21. But the articles of the fundamental right, they are in itself speaking a lot about the due process of law, that is Article 14, equality before law and equal protection of law. That is Article 19, many type of freedoms are there. And all the concomitant and peripheral fundamental rights are part of the primary fundamental right, like the freedom of press. They are very much it is very much the concomitant right of the freedom of speech and expression. So the constitution is working in that manner. Okay? So इस context के हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि आपको ये आर्टिकल 19 और 14 क्वालिफाई करना होगा, फिर आर्टिकल 21 ले लेना। डन हो गई कहानी। 14-19 को पास किए बिना आर्टिकल 21 लिया जा सकता है आपका, वरना तो एक झुंझुना दे दिया आर्टिकल 21 का और आप घूम रहे पूरे देश में उड़ते हुए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी कोई ले नहीं सकता तब तक जब तक प्रोसीजर नहीं आया। एकदम से प्रोसीजर आ गया, लेने का ले लिया, अब आप खत्म। तो आप पूछ रहे हैं मतलब ये प्रोसीजर आ गया एक लॉ के द्वारा और ले ली मेरे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो यार मेरे वो वाले आर्टिकल जो थे जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा नहीं लिए जा सकते थे, पर वो भी मर गए साथ में ही। तो फिर वो ना देते वो वाले आर्टिकल, अगर आर्टिकल 21 ऐसा ही बनाना था, वो आर्टिकल मुझे ना ही देते फिर। और वो फिर अगर दिए हैं तो उनका तो वजूद ही कोई नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो जाता तो वो साथ में ही खत्म हो जाते मेरे। क्योंकि पर्सनल लिबर्टी खत्म कर दो, मेरी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ऑटोमेटिक खत्म हो गई बॉस। कितनी गेम हो गई, देखो क्या जबरदस्त चीज हो गई कि कहाँ इसके आर्टिकल 19 को खत्म करें, आर्टिकल 14 को गोली मारो, आर्टिकल 21 ही उड़ा दो इसका, आर्टिकल 21 वाली गुल्ली उड़ा दो इसकी, बाकी अपने आप ही उड़ जाएंगी। और एक आदमी ऐसे खड़ा देख रहा क्या गेम कर दी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मेरे साथ, जबरदस्त। दुनिया को दिखाने के लिए एक से एक फंडामेंटल राइट डाल दिए और एक झटके में जाते लगते हैं सारे। ये शियाइयाँ जो हैं घर जा कर के बहुत दिक्कत पैदा करती, कपड़ों पे लग जाती, एक झटके में सब उड़ गया, बिखरे सभी बारी बारी, है कि नहीं। तो वहां पे कोर्ट ने समझाया कि ऐसा नहीं है, घबरा मत, आर्टिकल 21 लेंगे प्रोसीजर के वाया, लेकिन चिंता मत कर, आर्टिकल 19 और 14 की संतुष्टि पूरी होकर के फिर ही लिया जाएगा। जहां कोई कानून उनकी संतुष्टि नहीं कर रहा है, कानून नतमस्तक हो जाएगा, झुक जाएगा, तेरी सुरक्षा पूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर और फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बनाया जैसा तुम सोच रहे हो, बिल्कुल सही सटीक दिमाग लगा करके बनाया है। और हमें भी बनाया है, किस लिए बनाया, किसी कारण से ही बनाया है। आई बात समझ में, दैट्स ऑल। तो अब आप सिक्योर हैं कि संसद में कानून बन रहे हैं, विधानसभाओं में कानून बन रहे हैं, आपकी आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, पर्सनल फ्रीडम है, कोई बात नहीं। कानूनों में अलग अलग कानूनों में प्रोसीजर गिवन है, उसे ले लेने के कोई बात नहीं, ले लेंगे, लेकिन आर्टिकल 19 के कानून को पास करेंगे और आर्टिकल 14 के कानून को पास करेंगे कि प्रॉपर कारण बताएंगे आपको, प्रॉपर सब क्लियर होगा कि देखिए इतने बजे इस जगह पर ऐसे ऐसे पाए गए थे आप, ये सब कुछ है, और इस कानून में ये लिखा है कि कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे करते वहाँ ऐसे ऐसे पाया जाए तो उसको ऐसे करके ले जाओ। समझे आप, सेटिस्फाइड हैं, इसको साइन करिए, और ऐसे ऐसे करके आपके साइन कराते हैं, फिर आपको ले जाते हैं। और उसके बाद भी प्रोड्यूस करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने कि जो बाकी बचा है वहाँ बोल देना भाई, दिक्कत किस बात की। अगर तो ये लगता है तेरा आर्टिकल 14 को कोई हनन कर रहे हैं, आर्टिकल 19 का, तो वहाँ बोल देना, दिक्कत कोई नहीं है, हम तो यहीं पर बैठे हैं। ओके, अगला, द फ्रेज used in Article 21 is procedure established by law
कोर्ट कह रहा है, कोर्ट बोल रहा है, द फ्रेज यूज्ड इन आर्टिकल 21 इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंस्टेड ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ which is said to have procedures that are free from arbitrariness and irrationality. कोर्ट ने अपने फैसले में बोला कि बिल्कुल सच्ची बात बोली आपने रिस्पोंडेंट, कि आर्टिकल 21 में यही फ्रेज है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन वो कहना ये चाहता है कि दैट प्रोसीजर शुड बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस एंड इरैशनैलिटी, क्योंकि नो प्रोसीजर इज अ प्रोसीजर इफ इट इज इरैशनल आर्बिट्रेरी। प्रोसीजर वर्ड, प्रक्रिया वर्ड इन इटसेल्फ इज देयर शुड बी सम प्रक्रिया, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रीजनेबिलिटी बिहाइंड दैट. It is not arbitrary. That's why the constitution maker emphasized upon this word procedure, not only by law. They have not mentioned that the right to life and the personal liberty can be taken away by the law. No, it is by the procedure established by law. Why they were saying that the procedure established by law, not the procedure established by executive, procedure established by anyone else? Procedure established by law, because there is a rule of law, and when there is a concept of rule of law, it is the automatic concept of article 14, that is equality before law and equal protection of law, and it is automatically the concept of separation of power. When you are talking about the rule of law, it is the separation of power, that the person committing any type of atrocity, support the police officer cannot hear the complaint against him. You can go to the judiciary, only then you will dispense with the justice. So that is why the separation of power is very much the procedure of that concept, that there is equality before law and equal protection of law. So by the dint of that procedure should qualify the ground of reasonability and rationality. That's why that law is required, because everybody is below the law. When you are below the law, it means law is there, it will not allow any kind of discrimination against anyone. And how it will not allow any kind of discrimination? Because country is ruled by law, so that's why there is a separation of powers in the country. Executive and judiciary, they are separated, na? Why? Because there is a rule of law. Nobody is above the law. When executive will harm your rights, you can go to the judiciary for the remedies. You are not entitled to, you are not obliged to go to the executive itself. But in the Britishers period, it was the case. वही अधिकारी जो आपकी मशीनें जब्त करके ले गया प्रेस की, उसी अधिकारी के पास जाना है उसी के खिलाफ. क्या न्याय मिलेगा? इसी वजह से फिर एक परिवर्तन आया कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट किया गया, दोनों को अलग किया गया कि नहीं, ये तो बहुत खतरनाक काम हो गया, यही कांड कर रहा है और इसी के पास जाके कंप्लेंट लिखा के इसी से न्याय लेना है, ये तो हो नहीं पाना बॉस. न्याय कोई और देगा, और ये तभी होगा, उसी समाज में होगा जिसमें कानून का राज होगा, क्योंकि ये दोनों कानून के नीचे होंगे. इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है. और जब कानून का राज होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, तभी हम ये सुनिश्चित करा पाएंगे कि देश में सबके साथ समानता से कानून डील कर रहा है. तभी हम कह पाएंगे कि इक्वलिटी है बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब समान है. तभी कानून का बराबर संरक्षण मिल पाएगा सबको. इसलिए कहा गया है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रोसीजर के तहत आपको किसी का राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी लेना है. मतलब विधि के, विधान के द्वारा स्थापित विधि, विधान के द्वारा स्थापित विधि कैसे इरैशनल और कैसे आर्बिट्रेरी हो सकती है? फिर वो विधान कैसे हुआ? जब विधि विधान के द्वारा आ रही है तो वो तो अपने आप में स्पष्ट एक्सप्रेशन है कि वो विधि विधान के द्वारा आ रही, किसी की सनक के द्वारा नहीं, किसी राजा के द्वारा नहीं, किसी जाति के द्वारा नहीं, किसी घराने के द्वारा नहीं, विधान के द्वारा आ रही है. और विधान से आने वाली विधि को रैशनल होना ही है, तार्किक होना ही है, रीजनेबल होना ही है. वो विधि ही नहीं होती जिसमें रैशनैलिटी नहीं है. जैसे कुछ भी बनाने की विधि, खाना पीना कुछ भी बनाने की विधि, अपनी एक विधि है ना उसकी. वो विधि इसलिए कहलाती है क्योंकि
हजारों वर्षों से स्थापित एक पैटर्न को फॉलो करता है, वो खाना बनाने की विधि। जैसे ही आप उसको वायलेट करेंगे तो आप कहेंगे इसने प्रोसीजर ही नहीं फॉलो किया यार, इसने गलत अपना ही प्रोसीजर फॉलो किया, तो रिजल्ट अलग आ जाएंगे, रिजल्ट अलग आ जाएंगे। इसलिए नतीजे अगर जनहित में लेने हैं, मतलब कि अगर लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है, तो फैसला विधि से ही होगा। लेकिन विधि विधान से आ रही है, इसलिए विधि को इस बात को दिमाग में रख करके आना है कि उसे लोगों के अधिकारों को सुप्रीम रखना है। विधि ऐसी कभी नहीं हो सकती जो अधिकारों का ही उल्लंघन करने का कारण बन जाए। विधि अपने आप में भक्षक नहीं हो सकती। विधि वर्ड इसलिए यूज हुआ है संविधान में क्योंकि विधि को रक्षक होना है, क्योंकि किसी समाज में किसी को सुरक्षा नहीं मिल सकती जो समाज विधि विहीन हो। जिस समाज में कोई भी कार्य करने का प्रोसीजर मेंशन ना हो, उस समाज में किसी को सुरक्षा मिल जाए ये गारंटी नहीं। लेकिन वो प्रोसीजर, वो विधि तभी आपको सुरक्षा से और कर सकती है यदि वो विधि विधान से आई है, वो विधान से आई है। और भारत में विधान किन चीजों को ध्यान में रख करके बनेंगे, ये पहले ही मेंशन है प्रीएम्बल में, ये पहले ही मेंशन है फंडामेंटल राइट में। तो यहां पर विधान भी किसी एक समुदाय या व्यक्ति या किसी इतिहास की सोच को सर्व करने के लिए नहीं है। यहां विधानों को भी पूरी प्रक्रिया की पालना करना है जो कि संसदीय प्रक्रिया है, और यहां विधानों को भी संविधान की मान्यताओं और मर्यादाओं की पालना करना है, संविधान की मूल आत्मा के विचार की पालना करना है। और ऐसे में ये विधान ही वो विधि दे सकता है जो विधि ये सुनिश्चित करे कि कुछ भी करने के उपरांत व्यक्ति के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाले हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ध्यान से पढ़िए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मीनिंग है लॉ से ही नहीं ले लेना, कुछ प्रोसीजर से लेना है, और वो प्रोसीजर लॉ से आना है। इसी में निहित है कि प्रोसीजर शुड बी रैशनल एंड नॉन आर्बिट्रेरी, यानी कि रीजनेबल। इसीलिए ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर ये कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा है कि वो प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही आना चाहिए, ताकि वो प्रोसीजर जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल दिखे हो। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? चलें, चलो। द फ्रेज यूज्ड इन आर्टिकल 21 इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मैं इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझा दूं आपको। सपोज कीजिए एक डॉक्टर ने आपका एक ऑपरेशन किया है, सपोज से सर्जिकल ऑपरेशन आपका हुआ है, तो डॉक्टर फॉलो करता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्यों कहला रहा है? क्योंकि कई वर्षों के शोध से, कई ऑपरेशन से और कई तरह की थ्योरीज और प्रैक्टिकल से एस्टेब्लिश हुआ है कि ये प्रोसीजर इंश्योर करता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कि व्यक्ति डिजीज फ्री हो जाएगा, व्यक्ति जीवित रहेगा, बचेगा। मतलब प्रोसीजर का उद्देश्य व्यक्ति को बचाना है, ये इसलिए वो प्रोसीजर है ना। वो प्रोसीजर अपने आप में क्यों है? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? सक्सेसफुल ऑपरेशन करना। और सक्सेसफुल ऑपरेशन मतलब जिस चीज का इलाज कराने आया हो उसका ऑपरेशन होना। इसलिए वो स्टैंडर्ड वर्ड है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वहां पर। लेकिन वहां पर डॉक्टर अगर उसको वायलेट करके कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहा है तो देयर माइट बी मैक्सिमम चांसेस कि ऑपरेशन फेल हो जाए। तो डॉक्टर पर मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला दर्ज होकर जांच होती है कि आपके साथ के लोगों की गवाहियां देंगे, सब कुछ देखेंगे, आपने प्रोसीजर क्या फॉलो किया। तो वहां पे वो कहेगा कि मैंने, देखिए मुझे ये प्रोसीजर सही लगा, मैंने ये प्रोसीजर फॉलो किया। तो वहां पे ये बोला जाएगा, कोर्ट बोलेगा, टीम डॉक्टरों की बोलेगी, आईएमए बोलेगा, बॉस दिस इज नॉट, यू कैन नॉट कॉल इट प्रोसीजर, इट यू कैन कॉल इट chaos or you can call it your psyche or anything, but this is not the procedure. How can you call it procedure if it is decided that it will not yield the desirable outcome? That desirable outcome is the successful remedy of that person. Your procedure is ensuring that it will create death to that person. किस हिसाब से तूने काटा, उसे खोला, हैं? What is that nonsense?
कोई ब्लड का प्रबंध नहीं, कोई बीपी का कोई वाइटल्स नहीं नोट हुए, कुछ नहीं, बीपी उसका धड़क रहा है 180 पे खोल के बैठा हुआ है। तो अब प्रोसीजर शब्द का महत्व समझ आया। प्रोसीजर में ही ये होता है कि प्रोसीजर खुद बेसलेस नहीं हो सकता, प्रोसीजर खुद कई प्रमाणों पर खड़ा होता है कि उस प्रोसीजर का कोई ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या यील्ड करेगा, और उसको यील्ड करना है हर मायने में नागरिकों की, देश की, समाज की सुरक्षा। और ऐसे में वो प्रोसीजर ही कैसे कहला सकता है जो नागरिकों की ही, समाज की ही, देश की ही असुरक्षा का कारण बन जाए। और आप उसको ढिंडोरा पीटते रहे कि देखिए प्रोसीजर है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर है, और आर्टिकल 21 में यही लिखा है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है। तो फिर तब कोर्ट ये कहेगा कि भाई फिर ये प्रोसीजर नहीं है, ये प्रोसीजर कहलाने की औकात ही नहीं है इसकी, ये उसके लायक ही नहीं है। तो जिस कानून के द्वारा ये प्रोसीजर बनाया है, जा करके उस कानून को ड्यू प्रोसेस के डब्बे में डालो, ताकि वो ड्यू प्रोसेस के स्टेप्स को फॉलो करके एक ऐसा प्रोसीजर तैयार करे जो प्रोसीजर जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो। ये तो प्रोसीजर कुछ प्रोसीजर ही नहीं है, क्योंकि ये जो आउटकम अचीव करना चाहता है वो आउटकम्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉमिस्ड ही नहीं है। ऐसा सपना तो समाज ने देखा ही नहीं था। और दुहाई दे रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की, कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने लेंथ एंड ब्रेड्थ में डिस्कशन कर रखा है और इसलिए बोला है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से चलेंगे। मतलब तुम लोगों को, अब ये कोर्ट ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं, वैसे कह रहा हूं कि मतलब बेलगाम घोड़े तैयार कर देने हैं कि जो कुछ भी तरह का प्रोसीजर बना के कुछ भी कर ले। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का देखो विजन कितना जबरदस्त है कि एक लाइन लिखने जा रहे हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब मेजॉरिटी तो बनानी है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने संसद में, लॉ बना के ऐसे प्रोसीजर बनाना, बेलगाम होकर के कुछ करते रहना देश में, दौड़ दौड़ दौड़, और हर जगह कोई आए तो ये प्लेकार्ड दिखा देना प्रोसीजर के द्वारा किया है। कोई ना पूछे तुमके कि प्रोसीजर तुमने क्या किया कि प्रोसीजर है, कि ये वाकई को प्रोसीजर है। हम बस इतना कह देंगे कि देखिए मेजॉरिटियां लोकसभा में बिल आया, राज्यसभा में गया, पास होकर राष्ट्रपति ने साइन किया, तो लॉ के द्वारा प्रोसीजर फॉलो हुआ है, आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो वहां पे समझाएगा ना 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 ना, फिर ये प्रोसीजर ही नहीं है, फिर इसको प्रोसीजर कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो नतीजे हासिल करने के लिए लाया गया है, संविधान निर्माताओं ने ऐसे नतीजों की अपेक्षा तुमसे कभी नहीं की थी। संविधान का कल्ला कल्ला बिंदु बताता है कि ऐसे नतीजे उन्हें नहीं, कभी भी संविधान निर्माताओं ने संविधान को ऐसा नहीं बनाया था कि वो ये तय करके जा रहे हैं कि नागरिकों के अधिकारों का हनन बात बात पर हो। इसीलिए उन्होंने जो नॉर्मल फैशन ऑफ गवर्नमेंट है उसे फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे जन कल्याणकारी प्रोविजनों से लैस माना है। इसलिए जब भी वो नॉर्मल फंक्शनिंग सस्पेंड होगी उसे इमरजेंसी पीरियड बोला है, इसलिए उसका नाम आपातकाल डाला है कि इट इज जस्ट इमरजेंसी पीरियड, इट इज नॉट द रूटीन वे टू गवर्न द इंडिया, इट इज सिंपली द इमरजेंसी सिस्टम। क्योंकि हम तंग हैं, हम दुखी हैं कि किसी कारण से करना पड़ रहा है, हमारा नॉर्मल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस सस्पेंड हो रखा है, इमीडिएटली रीइंस्टेट करेंगे। तो उनका इसे इमरजेंसी कहना, राज्य को अधिक शक्तियां देना, नागरिकों के अधिकार घटाना, ये बताता है कि राज्य को अधिक शक्तियां जैसे ही उन्होंने दी, उन्होंने इसको इमरजेंसी नाम दे दिया। उन्होंने इसे रूल नहीं माना, एक्सेप्शन माना है। और जब अधिक नागरिकों के पास अधिकार है तो वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल फंक्शनिंग है। तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का क्लॉज देके ये कैसे इंश्योर कर करके जा रहे हैं कि ऐसा प्रोसीजर दे करके चले जाएं कि जो हमने नागरिकों के लिए देखा है संविधान की नजरों से, नागरिकों को वो सब मिले ही ना, सब हनन होता जाए सिर्फ प्रोसीजर की डिब्बियां बांध करके। नॉट द थिंग। संविधान निर्माताओं की बात और आत्मा और संविधान की आत्मा को जिंदा रखते हुए हम आज ऐलान करने जा रहे हैं मेनका गांधी केस में कि प्रोसीजर को जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के वाया आना चाहिए वो। और आर्टिकल 21, 19, 14 म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं, डिस्टिंक्टिव नहीं है। आपको टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ेंगे 19 और 14 वाले, ओके। तो ये कोर्ट ने वहां पर सुनिश्चित कर दिया कि अब आपको इस मुताबिक चलना है। आई होप आपको क्लियर हो गया हूं, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। तो the phrase used in Article 21 is procedure established by law instead of due process of law, which is said to have procedures that are free from arbitrariness and irrationality. ऐसा कोर्ट ने बोल दिया। जजमेंट का पॉइंट नंबर 6, there is a clear infringement of the basic ingredient of principles of natural justice.
उन्होंने कहा कि क्लियर कट ये दिखता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उनकी इन्फ्रिंजमेंट हुई है, उनका हनन हुआ है। कैसे? दैट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम एंड हेंस इट कैन नॉट बी कंडेम्ड एज अनफेयर एंड अनजस्ट इवन व्हेन अ स्टैट्यूट इज साइलेंट ऑन इट। कोर्ट कहता है कि नेचुरल जस्टिस जैसे कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम का क्लियर कट वायलेशन हुआ है, उन्हें राइट ऑफ हियरिंग नहीं दिया गया है, उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। ऐसे में अगर नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ है तो चाहे जो कानून के तहत ये काम आपने किया वो कानून साइलेंट भी हो इस पर, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि स्टैट्यूट के द्वारा दिए गए लॉ में चाहे इसकी बात ना हो, लेकिन कॉमन लॉ कॉन्सेप्ट के तहत ये देखा जाता है कि ये तो प्राकृतिक न्याय का विधान है कि उनको उनकी बात रखने का मौका देना चाहिए था और आपने उसको वायलेट किया है, तो हम इसको नहीं मानते। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एनी स्टैट्यूट। Natural justice are above than the and separated and different from the statute given laws. Okay, they are there by the dint of their universal natural existence. You have to follow them. Next, section 10(3)(c) of the Passport Act 1967 is not violative of any fundamental rights, especially article 14. कोर्ट कह रहा है कि सेक्शन 10(3)(c) of the passport, क्योंकि कोर्ट ने पासपोर्ट एक्ट भी स्ट्राइक डाउन नहीं किया। मैं आपको बता दूं, कोर्ट का मेनका गांधी केस का फैसला बड़ा बैलेंस्ड था। उन्होंने मेनका गांधी के साथ हुई वो जाति भी ख़त्म की, उन्होंने आर्टिकल 21 को ब्रॉड बेस कर दिया, आर्टिकल 21, 14, 19 को जोड़ दिया, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत डाल दिया, ड्यू प्रोसेस के एलिमेंट डाल दिए, लेकिन ये भी माना कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, विदेशी मुल्कों से हमारे संबंधों के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए जो कानून पासपोर्ट एक्ट जो बनाया गया है वो भी अभी ज़रूरी है, वो भी ठीक है, हम उसे ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं, हम उसे ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं। हमने बस स्पष्ट कर दिया कि उसमें क्या क्या शक्तियाँ आपको नहीं मिली हुई हैं और आगे से आप ध्यानपूर्वक चलिए। लेकिन कानून भी बना हुआ है, क्योंकि सीधे सीधे जो कानून है वो किसी तरह से वायलेशन नहीं कर रहा है किसी चीज़ की। कानून को गलत समझ के कदम जो उठाए गए हैं उन्होंने वायलेशन किया है। कानून की वर्डिंग, कानून में लिखी बातें नहीं वायलेशन कर रही हैं, तो वो कानून है। बता दूं मैं आपको, इस जजमेंट की तारीफ इस ग्राउंड पे करी थी बार एसोसिएशंस ने कि बड़ा बैलेंस फैसला आया है कि एक्सट्रीम्स को भी ख़त्म किया, आगे के लिए मार्गदर्शन भी खड़ा कर दिया, संविधान की बेहतर व्याख्या भी हो गई है, लेकिन कानून भी बनाए रखा है, तो राज्य को भी एकदम निहत्था नहीं कर दिया, स्टेट को भी मेंटेन रखे। ओके, सो वो कह रहे हैं कि सेक्शन 10(3)(c) ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967, क्योंकि सेक्शन 10(3)(c) तो कह ही रहा था ना राइटिंग में रिकॉर्ड करना है, तो फिर तो ठीक है ना यार। इज नॉट वायलेटिव ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, स्पेशली आर्टिकल 14। इन द प्रेजेंट केस द पिटिशनर इज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन एनी मैनर अंडर आर्टिकल 14 बिकॉज द स्टैट्यूट प्रोवाइडेड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स टू द अथॉरिटीज। स्टैट्यूट अनरिस्ट्रिक्टेड पावर अथॉरिटी को दे रहा है। द ग्राउंड ऑफ in the interest of the general public is not vague and undefined, rather it is protected by certain guidelines which can be borrowed from article 19। तो वो ये कह रहे हैं कि सेक्शन 10(3)(c) खड़ा रहेगा, उसमें जो ये ग्राउंड लिखी गई है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में अधिकारी ये काम कर सकता है कि वो किसी का पासपोर्ट ले सकता है, ये ग्राउंड वेग नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है। कैसे? क्योंकि उसको ये काम करने की शक्ति भी आर्टिकल 19 से ही मिल रही है, क्योंकि आर्टिकल 19 ही ये कह रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऐसे काम किए जा सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर के लिए ऐसे काम किए जा सकते हैं। तो फिर आर्टिकल 19 ही के तहत उन्हें भी तो शक्तियां मिल रही हैं, राज्य को ये शक्तियां मिल रही हैं, और उन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए इस एक्ट के सेक्शन 10(3)(c) में ये ग्राउंड मेंशन किया गया है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए पासपोर्ट कन्फिस्केट किया जा सकता है। ये कहानी है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन गाइडलाइंस विच कैन बी बोरोड फ्रॉम आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 से ही वो गाइडलाइंस ली गई हैं या ली जा सकती हैं, जिसके द्वारा ये प्रोविज़न जो है वो वैलिड है, उन्होंने दिया है। मेनका गांधी केस में स्पेसिफिकली ये हुआ है कि सेक्शन 10(3)(c) की पालना प्रॉपर नहीं हुई है, उसकी पालना प्रॉपर होनी चाहिए थी। उनको उनके कारण बता दिए जाते, इससे ये तय हो जाता कि आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं लिया गया है, वो उसे चैलेंज कर पाती, ये हो गया। आगे के लिए हमने ये स्पष्ट कर दिया कि प्रोसीजर को ड्यू होना चाहिए, उसे आर्टिकल 19 और 14 को कवर करके चलना है, उसे नेगेट नहीं करना है। बाकी एक्ट के तहत सेक्शन 10(3)(c) जिस रूप में है ठीक है, कोई दिक्कत की भी बात नहीं, हम उसे बना के चल रहे हैं। आई बात समझ में? तो कभी MCQ आ जाए कि उसे ख़त्म किया गया, उसे बना के चला गया,
नेक्स्ट, इट इज़ ट्रू दैट फंडामेंटल राइट्स आर सॉट in case of violation of any rights of an individual and when the state has violated it। ये माना जाता है, ये सत्य है, कोर्ट ने कहा ये सही बात है कि फंडामेंटल राइट्स की दुहाई, फंडामेंटल राइट्स की रेमेडी आप लेते हैं जब आपका कोई किसी भी इंडिविजुअल का कोई राइट हनन होता है और जब स्टेट उसे वायलेट करता है, राज्य के अगेंस्ट आप उसका लाभ लेते हैं, कोर्ट के पास आते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर दिया है राज्य ने। बट दैट डज नॉट मीन the right to freedom of speech and expression is exercisable only in India and not outside। अब वो आ रहा है दूसरे पॉइंट पर कि ये बिल्कुल बात सही है कि देश की जनता जो है वो कोर्ट के पास आती है कि उनके फंडामेंटल राइट का हनन हो गया है, भारतीय राज्य ने कर दिया है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पर बात हो रही है, लेकिन इसका कतई ये उद्देश्य नहीं है कि अब उनका ये जो अधिकार है वो इसी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तक सीमित है, वो इसके बाहर भी एक्सटेंड होता है। वो बात अलग है कि आप भारतीय राज्य के द्वारा ही आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उस अधिकार को रीइंस्टेट कराने के लिए हमारे पास आते हो, और भारतीय राज्य का अधिकार क्षेत्र भारतीय राज्य की सीमाओं तक ही है, टेरिटरी तक ही है। लेकिन इसको कहीं भी इस मैनर में इन्फर नहीं किया जा सकता, इन्फ्रेंस नहीं निकाला जा सकता, इससे ये डिराइव नहीं होता कि फिर अधिकार का अधिकार क्षेत्र भी सिर्फ सीमाओं तक ही है। अधिकार का अधिकार क्षेत्र सीमाओं के बाहर भी है, वो उस व्यक्ति को मिला हुआ है अधिकार। व्यक्ति जहां जहां जा रहा है अधिकार उड़ उड़ के उसके साथ जा रहा है। राज्य का अधिकार क्षेत्र राज्य की सीमाओं में है, लेकिन व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र सीमाओं के आगे भी जा रहा है। ओके, ये कोर्ट ने इन्फ्रेंसेस डेवलप करी, वो अभी लिखेंगे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बट दैट डज नॉट मीन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एक्सरसाइजेबल ओनली इन इंडिया एंड नॉट आउटसाइड merely because state action is restricted to its territory, it does not mean that the fundamental rights are also restricted in a similar manner। वो ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं, स्टेट वायलेट करता है तो आप हमारे पास आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट का जुरिस्डिक्शन जितनी टेरिटरी तक है, राइट भी उतनी टेरिटरी तक ही एक्सरसाइजेबल है, ये बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट का जुरिस्डिक्शन स्टेट की टेरिटरी तक है, पर फंडामेंटल राइट का जो एक्सरसाइजेबिलिटी है, फंडामेंटल राइट का अधिकार आपका उस टेरिटरी के आगे भी है, उसके बाहर भी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पर उसे बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी है, तो स्टेट यहाँ पर लिमिटेड फील कर रहा है कि अब इसको मैं क्या कहूँ, भारत की भूमि पर ही या आर्टिकल 19 की एक्सरसाइज कर रहा है, कर सकता है। लेकिन भारत की भूमि के बाहर जाकर के मान लीजिए कि नॉर्वे में कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है और आप उसके ऊपर इंडियन स्टेट कैसे फंक्शन करता है उस पर कोई रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हैं, और वहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि स्टेट पिछले कुछ समय में इस तरह की अति कर रहा है, और वहाँ पर जब आप सुना कि राज्य ने यहाँ पर सुनी आपकी कॉन्फ्रेंस कि बहुत हाँ करा है बाहर जा कर के, और अब तो देश की सीमाओं से बाहर चला गया है, अब तो आर्टिकल 19 का लाभ नहीं मिल रहा है बॉस, वहाँ जा कर के सब बोल रहा है अधिकारों का हनन, मतलब अधिकार का तो अब संरक्षण ही नहीं प्राप्त, अब तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इसको नहीं प्राप्त है, तो नागरिक इसी मुल्क का ना, जो कार्रवाइयाँ बनती कर दो इस पर, ऐसा नहीं है। उसका अधिकार सुनिश्चित है, चाहे वो भारत की सीमाओं में है चाहे भारत की बाहर सीमाओं में। आई बात समझ में? उनका राइट वहाँ पर प्रोटेक्टेड है। तो आपने ये बात सुनी होगी, कई लोगों ने इस बार जब एक तो किसान आंदोलन के समय में और CAA के समय में कई भारतीय छात्र थे, तो वो जो भारतीय ही हैं अभी उनके पास वहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप ही है लेकिन वो विदेशों में हैं, तो उन्होंने CAA और किसान आंदोलन के समय जब भारत के बाहर की भूमि में भारतीय कानूनों के ख़िलाफ़ वहाँ पर प्रदर्शन किए, नारे लगाए भारतीय सरकार के अगेंस्ट, भारतीय राज्य के अगेंस्ट, तो तब ये कहा गया भारत के द्वारा कि भाई कईयों के तो ओवरसीज़ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कार्ड जो हैं वो रद्द किए जाएंगे, वो भारतीय देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, और जो ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स वहाँ गए उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। तो तब भी ऐसी बातें उठी थी कई जगहों पर कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, क्या वो भारत की भूमि पे ही भारत के लोगों को अवेलेबल है, भारत के बाहर नहीं अवेलेबल है? तो उन दिनों में भी ऐसी डिस्कशंस अखबारों में हुई थी, और देखिए डिस्कशंस आज हो रही हैं। मेनका गांधी केस में कई समय पहले से इस विषय पर बात हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट इज़ जजमेंट के तहत अगला जो बिंदु है वो ये है
it is possible that certain rights related to human values are protected by fundamental rights even if they are not explicitly written in our constitution. तो जैसे राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं था, तो कोर्ट ने यह माना कि इसकी संभावना है कि ऐसे बहुत से अधिकार जो मानव मूल्यों से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन वैल्यूज से कनेक्टेड अधिकार हैं, जो कहीं लिखे नहीं हुए हैं, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखे हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा बनेंगे क्योंकि वो मूलभूत रूप में मानव मूल्यों से जुड़े हैं, ह्यूमन वैल्यूज से जुड़े हैं। और फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य ही ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना, एनरिच करना, डेवलप करना है। So it is possible that certain rights related to human values are protected by fundamental rights even if they are not explicitly written in our constitution. For example, freedom of the press is covered under Article 19(1)(a) even though it is not specifically mentioned there. Okay? तो फिर भी आर्टिकल 19 उसे प्रोटेक्शन दे रहा है, जबकि आर्टिकल 19 में तो वह एक्सप्लिसिटली लिखा ही नहीं है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कोई मायने ही नहीं है अगर जिस मीडियम के वाया वो स्पीच और वो एक्सप्रेशन लोगों तक ले जाना है, वो मीडियम ही नहीं गिवन है। और वो मीडियम क्या है? द प्रेस। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपको बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन बोलने के लिए मंच ही ना दूं, बोलने के लिए ऑडियंस ही ना दूं, कागज़ कलम ही ना दूं, कुछ माध्यम ना दूं, पर बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दूँ तो दीवार में सिर्फ पीटते रहो फिर, पर माध्यम नहीं दिया। तो इसलिए जो बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके साथ जुड़ी हुई ही ये बात है कि फिर हमें माध्यम भी तो देने पड़ेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता के लिए हमें माध्यम भी देने पड़ेंगे। ये बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य के साथ ही जुड़ी हुई ये बात है। तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 का प्रोटेक्शन इस बात को मिल जाता है, चाहे ये आर्टिकल 19 में लिखा भी नहीं हुआ है। इसी तरह से राइट टू ट्रैवल अब्रॉड चाहे लिखा भी नहीं हुआ है आर्टिकल 21 में, लेकिन पर्सनल लिबर्टी के तहत जो आर्टिकल 19 में राइट टू मूवमेंट का अधिकार है, ऑटोमेटिकली वो उसमें जुड़ता है, वो ऑटोमेटिकली उसका पार्ट है। इसलिए आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी जुड़ेगा। इट इज़ concomitant to right to personal liberty. Okay? Right to travel abroad is concomitant to personal liberty. No matter it is not explicitly mentioned in the constitution, it is being protected by article 21. It will be there. Okay? ऐसा कोर्ट ने बोल दिया। चलो, the right to go abroad is not a part of the right to free speech and expression, as both have different natures and characters. अब वो ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि जो राइट टू गो अब्रॉड है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एज बोथ हैव डिफरेंट नेचर्स एंड कैरेक्टर्स। मेनका गांधी के द्वारा यहाँ पर ये बात रखी गई कि मुझे विदेश जाने का अधिकार दिया जाए, ये पहली चीज़, क्योंकि मेरा विदेश जाने का अधिकार इस बात से जुड़ा हुआ है कि आर्टिकल 19(1)(a) में ये अधिकार है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और मैं वहाँ जाकर के किसी प्रेस वार्ता या किसी चीज़ में ही सम्मिलित होने वाली थी। तो इस वजह से मेरे आर्टिकल 19 के इस अधिकार का वायलेशन ना हो जाए, इसलिए मुझे आर्टिकल 21 का ये अधिकार यहाँ पर आपको देना होगा कि आप मुझे विदेश जाने का अधिकार दीजिए। तो एक तो यहाँ पर ये स्पष्ट किया है कोर्ट ने कि ऐसा नहीं है, दोनों के अपने अपने डोमेन हैं। आर्टिकल 21 के तहत आपको विदेश जाने का अधिकार ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 के स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग चलते हैं। ये भी इस जजमेंट के वाया यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। इसका एक आउटकम ये भी हो सकता है कि इसको राज्य भी अज्यूम नहीं कर सकता है कि अगर आर्टिकल 21 के तहत विदेश जाने का यहाँ पर अधिकार दिया है तो फिर आर्टिकल 19(a) के तहत स्पीच और एक्सप्रेशन के अधिकार को ये व्यक्ति वहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा और जिससे हो सकता है राज्य की सुरक्षा को कोई नुकसान हो जाए। तो ना तो स्टेट के वाया इसको इस तरह से इन्फर किया जाएगा और ना ही यहाँ पर पटिशनर इसको इस मैनर में लेकर के चलेगा। ओके, ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता की बात आएगी, जब भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी की बात आएगी, तो उस पर्सनल लिबर्टी में उसकी आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम्स की बात आएगी और उन फ्रीडम के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात आएगी। ये मैटर है। लेकिन राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं।
ये दो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ये दोनों अलग तरह से काम करेंगे। ओके, इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे के साथ जोड़ करके नहीं चला जाएगा। ओके, ये जजमेंट में क्लियर कर दिया। इनके दोनों के नेचर और कैरेक्टर अलग हैं। A.K. Gopalan was overruled, stating that there is a unique relationship between the provisions of Article 14, 19 and 21 and every law must pass the test of said provisions. A.K. गोपालन के जजमेंट को ओवररूल किया और ये बोला कि आर्टिकल 14, 19, 21 में संबंध है और हर लॉ को इन 14, 19, 21 में दिए प्रोविजंस को पास करना होगा। Earlier in Gopalan, the majority held that, the majority of the Supreme Court, the majority held that these provisions in themselves are mutually exclusive. Article 14, 19, 21 mutually exclusive हैं। Therefore, to correct its earlier mistake, यानी कि A.K. गोपालन वाली मिस्टेक अब सुधार दी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। Therefore, to correct its earlier mistake, the court held that these provisions are not mutually exclusive and are dependent on each other. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, डिस्टिंक्टिव नहीं है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो कुल मिलाकर के मेनका गांधी केस में ये सारा जजमेंट कोर्ट का आया। ओके, आज के अध्याय में हम इसे इतना ही रखेंगे। ये हमारा आज का मेनका गांधी केस का इश्यूज एंड कंटेंशंस का सेगमेंट बी था, जिसमें जजमेंट ऐड किया हमने। अगले पार्ट में हम और सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे कि ड्यू प्रोसेस वर्सेस प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, भारत में क्या होना चाहिए क्या नहीं। इसी केस के तहत उसकी डिबेट हुई। सेकंड, आर्टिकल 21 के कुछ और मायने इसके तहत समझ में आएंगे। टेरिटोरियलिटी के सिद्धांत को आप और समझेंगे। 14, 19, 21 के ट्रायंगल को कैसे खड़ा किया गया आप उसके बारे में समझेंगे। ये अगले अध्याय में होगा और ये लेक्चर कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।